क्या अमित शाह सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं? किस आधार पे उन्होंने ये एडवाइस दे दिया कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर सबका पैसा डूब रहा है? जब किसी भी सरकार के पास अचीवमेंट दिखाने को कुछ नहीं होता है तो स्टॉक मार्केट को आप एक केस स्टडी के तौर पे दिखाते हैं। एफआईआई जिस दिन जाने लगा आपका मार्केट गिरने लगा, क्योंकि डीआईआई में अभी भी उतना डेप्थ नहीं है। 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लेने से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो पैसा बचेगा मैं उससे क्या खरीदूं, बंगला, गाड़ी, हीरे जवाहरात क्या खरीदूं। एवरेज मिडिल क्लास इंडियंस की फाइनेंशियल इलिटरेसी का मजाक उड़ाया गया है। दो स्लैब में वर्ल्ड ओवर जीएसटी को रखा गया है। एक होता है एसेंशियल कमोडिटीज, एक होते हैं लग्जरी आइटम्स। तो लग्जरी आइटम्स थोड़ा सा हायर होते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज कम होता है। हमारे यहाँ 6 स्लैब हैं, उसके सब स्लैब्स हैं, वो एक अलग इशू है। मैं पूछता हूँ आपकी लग्जरी आइटम की परिभाषा क्या है? क्या स्कूल जाने वाले बच्चों की कॉपीज, स्टेशनरी को आप लग्जरी आइटम मानते हैं? उस पे 18% का लग्जरी आइटम का जीएसटी कैसे है? प्रॉब्लम यह है कि इस देश में जो बिल्डर्स हैं, मुझे पता है कि जब मैं ये बात कह रहा हूं बहुत सारे डेवलपर्स मुझसे नाराज होंगे। कुछ लोगों के मेरे पास फोन आ जाएंगे कि आप जहां बैठते हो हमारी बजाते हो। सच ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप जानते हैं कि आपका बिजनेस इतने शेकी ग्राउंड पे है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, इनकम टैक्स और ईडी का रेड पड़ जाएगा। प्राइवेट डिस्कशन में सारे बिल्डर्स ये एडमिट करते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट सीरियस क्राइसिस में आ चुका है। मैं रियल एस्टेट खरीदने के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं अपना नेटवर्थ इवैल्यूएट करने के बाद खरीदिए। आपने कभी कुकरी का शो देखा होगा, लास्ट में बोलेंगे नमक स्वादानुसार। तो मैं कहता हूं रियल एस्टेट औकात अनुसार। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 190 करोड़ का घर बिक गया है, 100 करोड़ का घर बिक गया है। वो 2-3 चीजें उसमें है। मुंबई में ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एक बिल्डर 2 यूनिट नहीं बेच रहा है क्योंकि उसको सही प्रोफाइल के बायर नहीं मिल रहे हैं। वो घर जो बेचा जा रहा है वो इस अंडरलाइंग प्रॉमिस के साथ बेचा जा रहा है कि नंबर 1 आपका पैसा यहाँ पार्क है, सेफ है। नंबर 2 वहां पे आपको हम वो कम्युनिटी बेच रहे हैं, फ्लैट नहीं बेच रहे हैं, वो कम्युनिटी बेच रहे हैं जहां मॉर्निंग वॉक और इवनिंग ड्रिंक्स पे आपको पड़ोसी वो मिलेंगे जो आपका नेटवर्क 500 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ पे ले जाएंगे। ये रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, ये कुछ और ही बिजनेस है। इन्फ्लेशन जो है ना अमीरों को हेल्प कर रहा है। एक आदमी के घर का मंथली एक्सपेंस 3 लाख रुपए है, इन्फ्लेशन डबल हो जाता है, उसके घर का मंथली एक्सपेंस जो है वो 3 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाता है। लेकिन उसके पास जो 25 करोड़ का असेट वैल्यू है वो बढ़ करके 50 करोड़ का हो गया। वो बेनिफिशियरी है। लेकिन वो आदमी जो 50,000 रुपए कमा रहा है, जिसकी वेज ग्रोथ साल के अंत में 1-2 हजार रुपए, 3,000 रुपए हो रही है, वो 50,000 बढ़कर 1 लाख के खर्चे आ जाते हैं। वो मिडिल क्लास से गिर करके गरीबों के बीच में आ जाता है। सबसे पहले आप कहिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। सऊदी अरब की इकोनॉमी का साइज क्या है? 1.1 ट्रिलियन। बस क्या हम सऊदी अरब से ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं? नहीं भाई। आपका डेमोग्राफी का भी तो साइज आप देखेंगे। मेरे घर में 25 खाने वाले हैं, 50 रुपए की कमाई है। आपके घर में 2 खाने वाले हैं, 40 रुपए की कमाई है। कौन ज्यादा प्रॉस्पेरस? ये इतना बेसिक सा इकोनॉमिक्स लोगों के समझ में नहीं आता है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो आप किसको पीछे छोड़ रहे हैं? जर्मनी को, जापान को? क्या हमारी अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान से ज्यादा मजबूत है? पर कैपिटा इनकम जो बेस लेवल माना गया है ग्लोबली कि कहां पे जाके आपकी कंट्री में पर कैपिटा इनकम अब कॉम्पिटिटिव हो गई है, डेवलप्ड कंट्री के लिए वो है $50,000। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $2,400। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा बिलियनर इंडिया में क्यों हो रहे हैं? इंडिया में जो सो कॉल्ड स्टार्टअप कल्चर आया है, वैल्यूएशन का गेम है। जितनी भी कंपनीज को ये वीसी फंडिंग हो रही है वैल्यूएशन गेम में, उसमें कंपनीज के बोर्ड को देख लीजिए और वीसी साइड के बोर्ड को देख लीजिए, दोनों तरफ आईआईटी आईआईएम बैठा है, इधर भी। ये बेसिकली आईआईटी और आईआईएम का एल्यूमनाई का गेम है। वीसी फंडिंग जो है वो बाहर का पैसा है। अब ये फंडिंग लेकर के मेरा वैल्यूएशन गेम बढ़ रहा है। पब्लिक परसेप्शन में आ जाता है कि आपकी 5,000 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है, और आप उस बेसिस पे जाकर डीआरएचपी फाइल करते हैं और आप आईपीओ लेकर आ जाते हैं। आईपीओ में पैसा कौन लगाता है? आम जनता। आम जनता का पैसा लेकर वीसीज को एग्जिट दे दिया जाता है। मतलब कि एक ऐसा लूट का खेल चल रहा है कि पहले वैल्यूएशन बढ़ाओ, उसके बाद गरीबों से पैसा लो, मिडिल क्लास से पैसा लो और इनको लेकर के विदेशी फंडिंग को पैसा देकर के बाहर एग्जिट दे दो। मीडिया उन लोगों को हीरो बना रही है जो वैल्यूएशन गेम में है, जो सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोल करके आपके इवेंट्स में आ रहे हैं। मेरे लिए अभी हम पुरानी दिल्ली में बैठे हैं, मेरे लिए चांदनी चौक का वो छोटा व्यापारी जो एक छोटा गल्ला लेकर बैठा है, दिन के 2-3 लाख रुपए कमा रहा है और बाहर से देखकर पता भी नहीं चलेगा वो उतना कमा रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा सेलिब्रेट किए जाने के लायक है। भाई एक जो नैरेटिव इस देश में दिया गया ना कि हमें गर्व करना है, समझ में नहीं आया किस बात पे गर्व करना है, लेकिन गर्व करना है। आज आप लोगों के लिए, आप लोगों की मांग पर हमने एक ऐसे गेस्ट को रिपीट किया है जिनके बारे में सवाल भी बहुत थे और लोग चाहते थे कि उनको और सुना जाए। रवि सिन्हा साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आपने फ़ौरन वक्त निकाल लिया। हम चाह रहे थे कि जल्द से जल्द हम आपसे बात करें क्योंकि ऑडियंस के बहुत सवाल आ गए थे, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी था कि उनको लगे कि उनकी बात मुकम्मल हो पा रही है। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। थैंक्स, शुक्रिया शिवाजी।
एक्चुअली मुझे आपने ज़रूर बुलाया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑडियंस की डिमांड पे मैं आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपके सारे व्यूअर्स का शुक्रिया करूँगा कि उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे एपिसोड को एप्रिशिएट किया था, जिस तरीके से उन लोगों ने सवाल किया था। देखिए हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? यूट्यूब की जो ये दुनिया है, ये यूट्यूब की दुनिया भी बहुत क्लटर्ड होती जा रही है। आप जो काम कर रही हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। हम जो है बेसिकली कोई बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जितने यूट्यूब की दुनिया में आज मैं लोगों को देखता हूँ, ज़्यादातर लोगों का साइड में कुछ और बिज़नेस भी है। वो उसको प्रमोट करने के लिए यूट्यूब चैनल लेकर आ गए हैं। पूरी तरह से कंज्यूमर सेंट्रिक काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं रियल एस्टेट की पत्रकारिता करता आ रहा हूँ। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं बिल्डर्स के साथ ट्यूनिंग करके चलूं, बिल्डर की भाषा में बात करूं, उनको प्रमोट करूं, मुझे उसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। सवाल यहां पैसे का नहीं है, सवाल यह है कि क्या मेरा कॉन्साइन अलाउ करता है। मुझे लगता है आपके इस शो में आने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि आपका भी, मैं इतना कह सकता हूं आपके सारे एपिसोड को देखने के बाद, कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। हम पूरी तरह से कंज्यूमर सेंट्रिक काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हम एक लॉन्ग टर्म में इसको सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत लंबा नहीं चलेंगे। ऑडियंस को भी समझ में आने लगता है कि यहां पे उन्हें एक इन्फ्लुएंस पेडलिंग मिल रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग यूट्यूब की दुनिया में हैं जो यूट्यूब को बहुत ग्लैमरस और पैसा बहुत तेजी से कमाने का जरिया समझ रहे हैं। मैं आमतौर पे लोगों से मिलता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आपको यूट्यूब पे देखा था, अच्छा यूट्यूब पे क्या बहुत पैसा कमाया जा सकता है? मैं उनसे कहता हूं भाई यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, कल को कोई और प्लेटफॉर्म भी होगा। पैसा कमाने के लिए आपके अंदर कंटेंट क्रिएशन की एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर सके, वो ये समझ सके कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बात यूट्यूब पे बैठ के करता हूं, टीवी चैनल्स पे बैठ के करता हूं, मैं कई अखबारों में कॉलम लिखता हूं। मेरे कहीं पर भी मेरे टोन में या मेरे एडवाइस में अलग अलग मीडियम में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली एक बात समझते हैं कि इस देश में एक आम कंज्यूमर आज भी विक्टिम है, उसको गलत इन्फ्लुएंस पेडलिंग किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस की दुनिया में मैं बात करूं, मुझे ये देख करके बहुत अजीब सा लगता है कि सेबी ने ऑफ लेट बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पे क्रैकडाउन किया है। बहुत अच्छी पहल है, होनी चाहिए। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कौन है? इस देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं? क्या अमित शाह सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं? किस आधार पे उन्होंने ये एडवाइस दे दिया कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर सबका पैसा डूब रहा है? क्या ऐसे किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंसर पे सेबी का क्रैकडाउन होता या नहीं होता? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको कि हमें एक्सप्लोर करना होगा और हमें फिल्टर करके कंज्यूमर के सामने रखना होगा कि भाई आप लोगों से इन्फ्लुएंस मत होइए, हमारा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना है। रवि, जो पॉलिटिकल क्लास है वो बहुत आराम से जनता से झूठ बोलता रहा है और वादे करता रहा है या सब्ज़ बाग दिखाता रहा है। लेकिन इस बार हमारी पॉलिटिकल क्लास ने कैसे टारगेट किया इन जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे थे और जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उनको टारगेट किया। वो बड़े वाले का तो खेल अलग है, उनके एनालिसिस अलग होते हैं, वो दूसरी तरह से करते हैं। लेकिन जो बहुत रिटेल छोटा इन्वेस्टर है, जो हो सकता है सिर्फ अपने 5 लाख की पूंजी से एंटर कर रहा हो, उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो गया इस बार। तो ये एक छोटी बात नहीं, और ये टारगेटेड इन्फ्लुएंस किया और टारगेटेड धड़ाम हुआ है। क्या लगता है इसमें, क्या उनके कॉन्शियस में ही कभी आता होगा? क्योंकि और तो कुछ हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते सिवाय इसके कि माफ़ी ही मांग लें आके। देखिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि जब किसी भी सरकार के पास अचीवमेंट दिखाने को कुछ नहीं होता है, जब आपका कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट को आप एक केस स्टडी के तौर पे दिखाते हैं। आप याद कीजिए, देश की वित्त मंत्री ने संसद में खड़े होकर क्या कहा था? निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अब हम फॉरेन इन्वेस्टर पे भी डिपेंडेंट नहीं हैं,
हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर इतना स्ट्रांग बेस बन चुका है कि फॉरेन इन्वेस्टर जाता है जाए, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर हमारे में आप पैसा पंप करेगा और ये तेजी से चला गया उनके ये कहने के बाद। हाँ, लेकिन इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी होंगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिसको कहा जा रहा है, डीआईआई जो कहते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो कौन है? वो हमारे आपके जैसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के रास्ते से पैसा डाल रहे थे। कोविड के बाद का ये ट्रेंड है। वो क्यों डाल रहे थे? क्योंकि उनको मार्केट ऊपर जाता दिख रहा था। अब मार्केट ऊपर जाता दिखने की 2 वजह थी, जिसको आप पार्लियामेंट में खड़े होकर के रूल आउट कर रहे हैं कि हम एफआईआई पे नहीं डिपेंडेंट हैं। एफआईआई जिस दिन जाने लगा, आपका मार्केट गिरने लगा, क्योंकि डीआईआई में अभी भी उतना डेप्थ नहीं है। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स लगातार गिर रहे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी निवेश नहीं कर रही है, और ये तो सरकार भी मान रही है कि हमारे यहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे माहौल में स्टॉक मार्केट भी अब गिरने पे आ गया है। आपके पास इकोनॉमिक अचीवमेंट दिखाने को कुछ नहीं था, तो आपने बहुत समय तक स्टॉक मार्केट को एक केस स्टडी के तौर पे रखा कि देखो स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, देश ग्रो कर रहा है, विकसित भारत। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ स्लोगन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट आज भी एफआईआई डिपेंडेंट है। इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में अभी भी इतना डेप्थ नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट को लंबे समय तक ऊपर ले जा सके। एफआईआई का जिस तरह वापसी हो रही है, आपको लगता है कि इसका कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, डोमेस्टिक सोशल एटमॉस्फेयर से लेना देना है, या उनको हमारे सरकार की नीतियों में कोई भरोसा नहीं रह गया है? क्या हुआ है ये? देखिए, 2-3-4 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली चीज ये है कि इंडिया में एफआईआईज क्यों आए थे? इंडिया में एफआईआईज आए थे क्योंकि वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े मार्केट में चाइना और इंडिया है। उनको लगा कि चाइना का ग्रोथ ऑप्टिमम लेवल पर जा चुका है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया में ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हुई है। तो एफआईआई जो हैं वो बहुत ही मैं अगर कहूं ग्रीडी इन्वेस्टर होते हैं। वो इंडिया आए, लेकिन उसके बाद से हमारे यहाँ कंजम्पशन, अब मैं कंजम्पशन पे आने के पहले कई और चीजें हैं जिस पर बात करनी जरूरी होगी। वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि कॉर्पोरेट अर्निंग कम हो रही है, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। मतलब कि अगर आपने 15% का प्रॉफिट बुक किया और आपका रुपया 20% कमजोर हो जाता है, तो आप वापस लॉस के साथ जाएंगे। तीसरी बात यह है कि कंजम्पशन जो है इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में अभी इंडस वैली रिपोर्ट आप देखें, 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 100 करोड़ लोगों के पास तो बिल्कुल ही स्पेंडिंग पावर नहीं है। पूरी इकोनॉमी में 130 मिलियन, मतलब 13 करोड़ लोग, 140 करोड़ में से सिर्फ 13 करोड़ लोग इकोनॉमी में कुछ स्पेंड करने की हालत में हैं। कंजम्पशन लगातार गिर रहा है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने ऑफ लेट जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, चाइना ने हमारी ही तरह उन्होंने कई पॉलिसीज दिया है, उन्होंने इवन कैश वाउचर्स भी बांटे हैं सिटीजन्स में। लेकिन जो 3-4 स्ट्रक्चरल चीजें की हैं, जब उन्हें लगा रियल एस्टेट में बहुत बबल क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने रियल एस्टेट में रीस्ट्रक्चरिंग की। कई बड़े प्लेयर, जिसमें एवरग्रांड जैसा ग्लोबल प्लेयर, चाइना का लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी, वो कोलैप्स हुआ क्योंकि ये लोग फॉरेन ऑफशोर बॉन्ड से बहुत पैसा उठाने लगे थे और एक बबल क्रिएट हो रहा था। चाइना ने रियल एस्टेट को स्ट्रीमलाइन किया, चाइना ने इंटरेस्ट रेट कम किया, चाइना ने अपनी पॉलिसी से कई ऐसे रिफॉर्म्स मेजर्स लिए कि आज चाइना वापस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। और आप गौर से देखें तो जितने एफआईआईज इंडिया छोड़कर निकले हैं, उसमें से ज्यादातर हैं जो चाइना में गए हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हम इसलिए नहीं कम कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई और सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आप सोचिए, एक बुजुर्ग आदमी जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने, उनके पास सेविंग के नाम पर कहिए 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ रुपए में मान लिया कि 7% का हमारा इंटरेस्ट रेट है, तो वो 7 लाख रुपए उनको साल में मिल रहा है। वो उससे अपना किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं। आप इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन आपका ऊपर जाता रहेगा, मतलब मेरी कमाई कम हो गई, मेरे खर्चे बढ़ गए। चाइना ने इन्फ्लेशन को भी चेक किया है। तो हम चाइना को एनिमी कंट्री के तौर पे देखते हैं, हालांकि
इन टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने कभी चाइना को एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है, हमने तो पाकिस्तान को भी कभी एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन अगर हम चाइना को परसेप्शन में भी एनिमी कंट्री भी देखते हैं, मैं कहता हूं इंडिया का ओनली पैरेलल इन दिस वर्ल्ड इज चाइना, क्योंकि सिमिलर डेमोग्राफी है, सिमिलर चैलेंजेस हैं। आपको चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि हम एक मुल्क के तौर पे हम एक आत्ममुग्धता के शिकार हो गए हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम सीखने को तैयार नहीं है। विश्व गुरु सिंड्रोम। विश्व गुरु सिंड्रोम हम जो मना रहे हैं, ये सब स्लोगन के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो सिंक कर रही है उसका क्या होगा? ये सही है, लेकिन हमारे यहाँ हर वक्त इलेक्शन होते रहते हैं, तो एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन के बीच में इतना टाइम ही नहीं है कि हमारे नेता सच बोलें अपनी जनता से। वो लगातार सुहानी बातें करते रहते हैं, सुहाने सपने दिखाते रहते हैं। तो ये जो विश्व गुरु सिंड्रोम है, ये शायद उसी की देन है कि हम लगातार सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, इलेक्शंस जो लगातार हो रहे हैं और वन नेशन वन इलेक्शन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इलेक्शंस इंडिया में पहले भी होते थे। क्या पहले हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती थी? सवाल उठता है आपका फोकस किधर है? लेकिन हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ही प्राइमरी अपनी पार्टी के प्राइमरी इन्फ्लुएंसर हैं इनके इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन। तो हर इलेक्शन में, छोटे बड़े हर इलेक्शन में वो जिस तरह इन्वॉल्व होते हैं, तो उस वजह से पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका एक यही तरीकाकार बन गया है ना कि आप अपने जो भी आप देखिए जिस तरह की नीतियां आती हैं कि जिस प्रदेश में इलेक्शन है उस प्रदेश के लिए विशेष पैकेज आ जाता है, उसके लिए घोषणा कर दी जाती है हम इतने का सिलेंडर देंगे। अरे बाकी जो 14 जगह आपकी सरकार है वहाँ उतने का सिलेंडर दे दीजिए, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। लेकिन वहाँ तो आपने कोई राहत दी नहीं है, यहाँ के लिए आप राहत की घोषणा कर रहे हैं और सबको पता है कि वो राहत जब वो जीत भी जाते हैं तो राहत कभी मिलती नहीं है। तो ये इस पॉलिटिक्स का क्या किया जाए जो सिर्फ इलेक्शन मोड में है? देखिए, अगेन मैं चाइना पे आता हूं कि चाइना ने जो एक अच्छी चीज की है, क्योंकि आज से 30 साल पहले हम और चाइना बराबर में खड़े थे। चाइना ने फोकस किया है एजुकेशन और हेल्थ केयर पे। इंडिया में आज भी एजुकेशन और हेल्थ केयर पे पब्लिक स्पेंडिंग नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि जिस दिन आपकी मासेज एजुकेटेड हो जाएगी, उस दिन आप फ्रीबी कल्चर से वोट नहीं ले पाएंगे। मैं फ्रीबी कल्चर को कई लेवल पे देखता हूं। फ्रीबी कल्चर सिर्फ वो नहीं है जो आप इलेक्शन में अनाउंस करते हैं, कुछ दिन देते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे पास बजट नहीं रहा। फ्रीबी कल्चर वो भी है कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट का लाखों करोड़ का एनपीए माफ कर रहे हैं, उनके 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ के, 10 लाख करोड़ के उनके लोन्स को आप राइट ऑफ कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ्रीबी वो है। तो हम इस फ्रीबी के कल्चर में जो हैं, यहां इस कल्चर को खत्म पॉलिटिकल क्लास अब नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वेनेजुएला की तरफ बढ़ गए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदा जा रहा है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है। तुम 2,500 रुपए दोगे, हम 3,000 रुपए देंगे। क्या मासेस इस बात को समझ रही है? नहीं समझ रही है। क्यों नहीं समझ रही है? क्योंकि हमारा जो स्पेंडिंग है एजुकेशन पे बहुत पुअर है आज भी। और मैं देखिए, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सोसाइटी के अनएजुकेटेड कॉम के बीच में बैठते हैं। आप एवरेज हाउसिंग सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आप लोगों से बात कीजिए, आपको बात करने के बाद समझ में आ जाएगा ये एजुकेटेड लोग हैं, ये नौकरी पेशा लोग हैं। मेंटल लेवल कुछ नहीं है, फाइनेंस की एबीसीडी की समझ नहीं है उनको। बस एक जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका फॉरवर्ड्स एक दूसरे को कर रहे हैं, टीवी चैनल जो दिखा रहा है। और यही वजह है कि जब अल्टरनेटिव मीडिया खड़ी होने लगी, जब लगा कि यूट्यूब चैनल्स और लगा तमाम तरह के अल्टरनेटिव मीडिया आउटलेट्स खड़े हो गए, तो न्यू ब्रॉडकास्टिंग बिल आने की बात हो गई। क्योंकि आप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करके रखना चाहते हैं। तो ऐसे में एक मुल्क के तौर पे आप ग्रोथ की बात भूल जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ पूरे, और मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, अब तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है, तो आपका पूरा पॉलिटिकल क्लास जो है एक बात को समझ गया है कि मासेज को सिर्फ और सिर्फ रिश्वत चाहिए वोट के बदले में। तो यहां पे फिर हम इकोनॉमिक्स की बात, ग्रोथ की बात ना करें तो बेटर है। क्या कहूँ बहुत लगता है कि ये कैसे ठीक होगा, बहुत अफसोस होता है सोच करके। मगर आपका जो कोर कॉम्पिटेंस है जो उस पर मैं आ रही हूँ। जब 2025 का बजट आया और 12 लाख का एग्जम्पशन का तो मुझे आप याद आया कि भाई अब तो रियल एस्टेट दोबारा से बूम करेगा, अब तो लोगों के पास कुछ पैसा बचेगा और वो अफोर्डेबल हाउसिंग के सेक्टर को एटलीस्ट कम से कम उस तरफ जाएंगे। तो ये 12 लाख का जो एग्जम्पशन है उसका आगे इकोनॉमी से क्या ताल्लुक़ है और ख़ासकर रियल एस्टेट से क्या ताल्लुक़ है? 12 लाख के
इनकम टैक्स 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लेने से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो पैसा बचेगा मैं उससे क्या खरीदूं, बंगला, गाड़ी, हीरे जवाहरात क्या खरीदूं। देखिए, मैं बहुत हार्शली इस बात को कहूंगा कि एवरेज मिडिल क्लास इंडियंस की फाइनेंशियल इलिटरेसी का मजाक उड़ाया गया है। 12 लाख तक की अर्निंग पे आपका कोई इनकम टैक्स नहीं है। आप पहली बात समझिए, इनकम टैक्स फाइलर इंडिया में कितने हैं? 7.5 करोड़। उसमें से टैक्स कितने दे रहे हैं? 1.5 करोड़। कितने लोग हैं जो इंडिया में 12 लाख रुपए तक की अर्निंग वाले ब्रैकेट में हैं? 50 लाख लोग। इन 50 लाख लोगों के हाथ में आपने रफली महीने के 6-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक, अब आइए 6-7 हजार रुपए हाँ, मतलब बस। 60 हजार रुपए के आसपास का ईयरली सेविंग एडिशनल हुआ है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई स्लैब रेट नहीं थे, पहले भी स्लैब रेट्स थे। तो रफली जो कैलकुलेशन, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है कि 7 से 7.5 हजार रुपए के आसपास का बैठेगा एवरेज उस कमाई पे। ये तो कुछ भी नहीं है और बहुत मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन नहीं, अब मैं कंजम्पशन पे आता हूँ और मैं स्टैटिस्टिक्स वाइज बात करूंगा, वो हमारे ऑडियंस के लिए भी समझना ज्यादा आसान होगा। इंडिया का जो कंजम्पशन बास्केट है वो कितना बड़ा है? 116 लाख करोड़। और फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद इस एग्जाम्पशन में क्या कहा है कि हम एवरेज मिडिल क्लास के हाथ में 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा अब दे रहे हैं। तो अगर 116 लाख करोड़ के कंजम्पशन बास्केट में आपने 1 लाख करोड़ दिया है, वो 1% भी नहीं है, 0.6% आपने दिया है। पहली बात। दूसरी बात, हम ऐसे समय में यह बात कर रहे हैं जब इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग ऑल टाइम लो पे है, जब इंडिया का डोमेस्टिक डेट रेशियो ऑल टाइम हाई पे है, गोल्ड मॉर्गेज हो रहे हैं, मतलब कि ये भी ऑल टाइम हाई है कि लोग अपने घर के गहने गिरवी रख करके पैसा उठा रहे हैं। ज्यादातर लोग, और ये बहुत भयावह है कि ज्यादातर जो बोरोइंग है, अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं, वो 10,000 रुपए से कम के हैं। तो ऐसे माहौल में एक एवरेज मिडिल क्लास, जो कि वेज ग्रोथ उसका नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसका डेट बढ़ रहा है, उसके हाथ में अगर 6-7 हजार रुपए महीने के बचते हैं तो वो पहले अपनी सेविंग को देखेगा या वो कंजम्पशन की तरफ आएगा। दूसरी बात, कंजम्पशन में भी अब आप रियल एस्टेट की जब बात करते हैं, देखिए आप एक बात समझिए, कभी आपने ऐसे सोचा है कि इंडिया में रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो मैक्सिमम 7% क्यों होता है? चाइना में ये 25% क्यों होता है? क्योंकि रियल एस्टेट आपके कंजम्पशन बास्केट का लास्ट आइटम होता है। आप सबसे पहले, आपके हाथ में पैसा आता है तो आप थोड़े से मूवी देखने चले जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, उससे ज्यादा पैसा होगा तो आप कुछ अप्लायंसेज खरीद लेंगे, उससे भी ज्यादा होगा आप थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी खरीद लेंगे। जब आपका पूरा ये सब हो जाता है, उसके बाद मोटा पैसा बचता है, तब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं। चाइना में अगर रियल एस्टेट का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 25% है तो इसी वजह से है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है, लोगों के हाथ में पैसे हैं। हमारे यहाँ जीडीपी में सिर्फ 7% है, क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट जो है वो डीप पॉकेट का गेम बन गया है। और जिस तरीके से प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, एफोर्डेबल हाउसिंग, कल तक 40% सप्लाई जो था वो एफोर्डेबल हाउसिंग का था, आज वो शेयर गिर करके 18% रह गया है। दूसरी तरफ आप देखिए 100 करोड़ प्लस वाले अपार्टमेंट सेल हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट में एक बहुत छोटे सेगमेंट की बाइंग हो रही है, और ये रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी ठीक नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस देश में जो बिल्डर्स हैं, उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो खुल करके अपनी बात कह सकें। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, पिछले 10 साल का बजट उठा के देख लीजिए। हर बजट के पहले उनके डिमांड्स होते हैं, हमें ये चाहिए, इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, ये रिबेट चाहिए, वो चाहिए, मिलता कुछ नहीं है। और पोस्ट बजट वो बजट में कहीं कोई सिल्वर लाइनिंग ढूंढकर उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। और मुझे पता है कि जब मैं ये बात कह रहा हूं, बहुत सारे डेवलपर्स मुझसे नाराज होंगे, कुछ लोगों के मेरे पास फोन आ जाएंगे कि आप जहां बैठते हो हमारी बजाते हो। सच यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जानते हैं कि आपका बिजनेस इतने शेकी ग्राउंड पे है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, इनकम टैक्स और ईडी का रेड पड़ जाएगा।
रियल एस्टेट आज की तारीख में प्राइवेटली अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट डिस्कशन में सारे बिल्डर्स ये एडमिट करते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट सीरियस क्राइसिस में आ चुका है। सारे बिल्डर्स अभी बैंगलोर में, मुंबई में, मैं जहां जहां मैंने ट्रेवल किया है, जहां जहां मेरी लोगों से बात हुई है, वो प्राइवेटली ये बोलते हैं कि हम लोग अब इस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जब मैं ये कहता हूं आप ऑन कैमरा ये बात बोलने को तैयार हैं, तो फिर वो कहते हैं आप जानते हो इसका जवाब क्या है। तो सवाल उठता है कि रियल एस्टेट तो अब एक डीप पॉकेट्स का इंडिया के टॉप 4% का गेम रह गया है। क्या उससे इंडियन इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा? मुझे नहीं लगता है। तो ये बहुत सीरियस बात आपने कही है, क्योंकि रियल एस्टेट वाले हमेशा बजट के बाद मैंने कभी देखा नहीं किसी भी सेक्टर को, फॉर दैट मैटर, ना ऑटोमोबाइल को देखा, ना और किसी सेक्टर को देखा, और खासकर रियल एस्टेट का जो बेसिक ज़रूरत में आता, रोटी कपड़ा और मकान का हिस्सा है, उस में भी वो लोग कभी ये बात नहीं कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, ये बजट उनके लिए अच्छा है, नहीं है, और वो कंज्यूमर की नज़र से बात करें, जबकि उनका माल खरीदता तो कंज्यूमर ही है, वो कोई मंत्री नहीं खरीदता है, वो सरकार नहीं खरीदती है। तो ये एक डर जो है प्राइवेट सेक्टर में, ये बहुत बड़ा डर है, और ज़्यादातर कॉरपोरेट्स को हमने देखा नहीं बोल रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स वाले भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि बहुत क्राइसिस में चली गई है वो इंडस्ट्री भी। तो अब ये डेमोक्रेसी कैसी है नहीं, जहां इक्का हर दुक्का सेक्टर डरा हुआ है। इक्का दुक्का बाकी सेक्टर में वॉइसेज फिर भी सुनने को मिलते हैं। ऑटोमोबाइल की आपने बात की, बजाज साहब बोल देते हैं। बजाज साहब जनरल बोलते हैं, सेक्टर के बारे में नहीं बोलते लेकिन हैं। लेकिन रियल एस्टेट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखिए आप एक चीज तो समझिए कि पहली बात तो ये है कि रियल एस्टेट में कई बार मैं प्राइवेटली कई डिस्कशंस में बिल्डर्स को बोलता हूं। जब एक डेवलपर ने अभी रिसेंटली मुझसे कहा कि अब मैं ऑफिशियली नाम नहीं ले सकता हूं किसी का, उसने किसी मिनिस्टर के बारे में कहा, कर्नाटका के किसी मिनिस्टर के बारे में कहा कि अरे उनको रियल एस्टेट का क्या पता है। मैंने कहा आप इनोसेंट हैं या मैं इनोसेंट हूं? वो आपसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर हैं। आप एक रियल एस्टेट कंपनी चला रहे हैं, उनके कम से कम 15 रियल एस्टेट कंपनी में लगा पैसा है। तो ये पूरा जो बिजनेस है, ये इस तरीके का बिजनेस है कि जहां पे ये लोग बोल नहीं रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कुछ चीजें हैं। देखिए मुझ पर हमेशा ये आरोप लगता है रियल एस्टेट कम्युनिटी के बीच में, मेरे ऊपर एक नाम पे हो गया है कि ये एंटी बिल्डर जर्नलिस्ट है। मैं कहता हूं भाई प्रो कंज्यूमर होना एंटी बिल्डर कैसे हो गया? मैं तो जानता हूं कि रियल एस्टेट डेवलपर्स की भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हैं जो लेजिटिमेट प्रॉब्लम्स हैं, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस पर कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं कंज्यूमर की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, हम जहां बैठे हैं इस टेबल को आप एक लैंड पार्सल मान लीजिए, इस लैंड पार्सल को 3 टुकड़ों में 3 बिल्डर्स को आपने बेचा है, राइट? अब एक डेवलपर ने जाकर के अगर क्लियरेंस लिया है, हाइट क्लियरेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी से, तो वो तो पूरे लैंड पार्सल पे एप्लीकेबल है, लेकिन दूसरे को भी जाना है, तीसरे को भी जाना है, और अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आने हैं। क्या इन सब इश्यूज पे आप बोलने की हालत में क्यों नहीं होते हैं? आखिर वो कौन सा डर है कि आप अपनी लेजिटिमेट प्रॉब्लम्स को भी बात नहीं कर पा रहे हैं, और आप नहीं जो बात कर पा रहे हैं उसका खामियाजा आप नहीं भुगत रहे हैं। आपको ये जो डुप्लिसिटी ऑफ ऑथोरिटीज हैं, जो आपको मल्टीपल एनओसीज का जो खेल चलता है, वो पैसा जो आप स्पेंड कर रहे हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर के पॉकेट से जा रहा है, आप अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं। कितने सारे एनओसीज होते हैं? रफली 52 53 एनओसीज हैं yes, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। यस। आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल में वाटर एक्सकैवेशन नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, लेकिन वो पानी कहां से आएगा इसका जवाब आपके पास नहीं है, और कोई व्यवस्था सरकार देती भी नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं देती है। तो आप अल्टीमेटली जब आप बात करते हैं चाइना से खुद को कंपैरिजन करते हैं, चाइना ने कम से कम एक केस स्टडी बनाया है ग्लोबली। चाइना में डेवलपमेंट्स जो हुए हैं 25% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हो रहा है, और इंडिया में भी मेरा अपना मानना है कि अगर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज सही हों, अगर हम मिडिल क्लास पे फोकस करें, तो इंडिया में भी कम से कम 15% का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। भारत का मिडिल क्लास का साइज अब कितना बचा है? अगर मैं इंडस वैली रिपोर्ट को बेंचमार्क बनाऊं तो सिर्फ 30% लोग रह गए हैं, और ये 30% को भी वो रिपोर्ट एस्पिरेशनल मिडिल क्लास कह रहा है। मतलब कि जो थोड़ा एस्पायर कर रहा है, कभी महीने में एक बार रेस्टोरेंट में चला जाता है, कभी महीने में एक बार मूवी चला जाता है,
मिडिल क्लास जो है वो श्रिंक हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो पोस्ट कोविड के शेप रिकवरी है, और बहुत सारे ऑडियंस को नहीं पता होगा कि इकोनॉमिक्स में के शेप रिकवरी क्या होती है। के शेप रिकवरी ये होती है कि वो के फिगर की तरफ एक कुछ लोग ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं। तो ये के शेप रिकवरी में 10% जो है वो बेनिफिशियरी हुआ है, लेकिन 90% नीचे चला गया है। और आप ऐसे इसको समझिए, एकदम आम भाषा में, आम पब्लिक के समझ में आने वाली भाषा में मैं बताता हूं कि इन्फ्लेशन जो है ना, अमीरों को हेल्प कर रहा है। कैसे? किसी के, एक आदमी के घर का मंथली एक्सपेंस 3 लाख रुपए है, इन्फ्लेशन डबल हो जाता है, उसके घर का मंथली एक्सपेंस जो है वो 3 लाख से बढ़कर 6 लाख हो जाता है। लेकिन उसके पास जो 25 करोड़ का असेट वैल्यू है वो बढ़ करके 50 करोड़ का हो गया। वो बेनिफिशियरी है। लेकिन वो आदमी जो 50,000 रुपए कमा रहा है, जिसकी वेज ग्रोथ साल के अंत में 1-2 हजार रुपए, 3,000 रुपए हो रही है, वो 50,000 पढ़कर 1 लाख के खर्चे आ जाते हैं। वो मिडिल क्लास से गिर करके गरीबों के बीच में आ जाता है। सैलरीड क्लास की तो वेज ग्रोथ भी नहीं हो रही है। वेज ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है। इवन छोटे व्यापारियों की कोई वेज ग्रोथ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि जीएसटी की जो एनोमली है उसका क्या किया जाए। आप देखिए, कई ऐसे चीजें हैं कि एक अभी बहुत बड़ा एक जोक चला था कि पॉपकॉर्न पे प्लेन का 5%, सॉल्टेड 12% और कैरामेलाइज्ड है तो 18%, मतलब मीठा मीठा सबसे बड़ा सीन है। खैर मैं भी मानता हूँ, बट मैं हेल्थ कॉन्शियस होकर मानता हूँ। अब आप देखिए, एक बेंगलोर में पान मसाला बेचता है, उसको अचानक से जीएसटी का नोटिस मिलता है और इतने अमाउंट का मिलता है जितना उसकी 5 साल की प्रॉफिट नहीं रही है। ग्राउंड ये है कि उसका पान मसाला एक पर्टिकुलर फ्लेवर का है, उस फ्लेवर में इतना परसेंट का, 18% का है। एक गोलगप्पे वाला, आपने तो कह दिया कैशलेस इकोनॉमी करेंगे, उसने यूपीआई से पेमेंट लिया, अचानक जीएसटी का नोटिस आ गया कि आपका 40 लाख का बिजनेस हुआ है, आपका जीएसटी नंबर क्यों नहीं है? जो कि किसी से 5 रुपए ले रहा है, किसी से 15 रुपए ले रहा है। चलिए, ये सब तो कुछ एनोमलीज हैं। वर्ल्ड ओवर जो जीएसटी का एक स्लैब बनाया गया है, 2 स्लैब में वर्ल्ड ओवर जीएसटी को रखा गया है। एक होता है एसेंशियल कमोडिटीज, एक होते हैं लग्जरी आइटम्स। तो लग्जरी आइटम्स थोड़ा सा हायर होते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज कम होता है। हमारे यहाँ 6 स्लैब हैं, उसके सब स्लैब्स हैं, वो एक अलग इशू है। मैं पूछता हूं, आपकी लग्जरी आइटम की परिभाषा क्या है? क्या स्कूल में पढ़ने, अभी जब एजुकेशन की बात कर रहा था, क्या स्कूल जाने वाले बच्चों की कॉपीज, स्टेशनरी को आप लग्जरी आइटम मानते हैं? उस पे 18% का लग्जरी आइटम का जीएसटी कैसे है? तो ऐसा लग रहा है कि बस देश चल रहा है। कैसे चल रहा है, कोई थॉट प्रोसेस है नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता है। जीएसटी इस देश में सबसे बड़ा डैम्पनर है, और यही वजह है जो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कैशलेस, हमारे यहाँ पैरेलल इकोनॉमी चलती है। पैरेलल इकोनॉमी लोग मजबूरी में चलाते हैं। अच्छा, बहुत मोटी समझ के साथ मैं एक सवाल करूं कि जीएसटी बहुत बड़ा डैम्पनर है, सही है, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो भी अपने आप में बहुत से लोग ये कहते पाए गए हैं, अब हम भारत में नहीं रहना चाहते, हम दुबई जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना 30-35% हम टैक्स में नहीं दे सकते, इनकम टैक्स हम नहीं दे सकते, हर चीज़ में हैवी टैक्स दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स। एक बात ये भी सुनने में आती है कि अगर सरकार इनकम टैक्स को ख़त्म कर दे तो सारा का सारा ब्लैक मनी जो है वो खुल करके मार्केट में आएगा और आगे बढ़ेगा। मतलब कुछ जब ब्लैक नहीं बचेगा, हर आदमी हर चीज़ खरीद सकता है, स्पेंड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। मैं इनकम टैक्स को खत्म करने के फेवर में कभी, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, बेटर इकोनॉमिक्स जानने वाले लोग भी कहते हैं, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि आपको जीएसटी को रैशनलाइज करना है। उसकी वजह बताता हूं। इनकम टैक्स वो दे रहा है जो इनकम के ब्रैकेट में आ रहा है, जो हायर इनकम ग्रुप है। जीएसटी एक रिक्शा वाला, ठेला वाला जो 5 रुपए की बिस्किट खरीद रहा है, वो भी वही जीएसटी दे रहा है जो जीएसटी इस देश के बड़े पूंजीपति दे रहे हैं। लेकिन जो 13 लाख सालाना कमा रहा है वो भी तो देगा अब उस पर इनकम टैक्स। वो बेचारा क्या कमा रहा है? उस पर भी आता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा इकोनॉमी में जो मेजर चैलेंज हो रहा है वो हायर जीएसटी की वजह से हो रहा है। अब आपका जो मूल सवाल है कि इनकम टैक्स, मेरी जितनी लोगों से बात होती है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, और मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो इंडिया छोड़ चुके हैं। अभी मैं रिसेंटली किसी से दुबई में मिला था, दुबई की एक एग्जीबिशन में उन्होंने अपने बिजनेस के लिए आए थे, तो बात हुई। प्रॉब्लम
इनकम टैक्स नहीं है, प्रॉब्लम है रिटर्न ऑन टैक्स क्या है। आप जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज वगैरह में देखें, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखें, 60% आपका इनकम टैक्स है। और मैं नॉर्डिक कंट्रीज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड में नीचे से टॉप करते हैं, वो कंट्रीज ऊपर से टॉप करती हैं। उन कंट्रीज में 60% टैक्स, इनकम टैक्स देकर के भी लोग क्यों खुश हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन टैक्स है। यस हमारे यहां जो ग्राउज है कि हम टैक्स दे रहे हैं, बदले में आप क्या हमें दे रहे हैं। आप सुबह सोकर उठते हैं, आप पहला काम क्या करते हैं? आप सांस लेंगे। क्या आपको क्लीन एयर मिल रहा है? क्या आपको सिंगापुर की तरह टैप वाटर खोलकर पानी पीने को मिल रहा है? क्या आपको रोड पे चलते हुए प्रॉपर आपको रोड्स फैसिलिटी मिल रही हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर बेटर हालत में? प्रॉब्लम यह है कि रिटर्न ऑन टैक्स यहां नहीं है। इनकम टैक्स की प्रॉब्लम नहीं है। आप 60% लें, मैं कहता हूं आप 60% इनकम टैक्स लें, आप रिटर्न ऑन टैक्स क्या दे रहे हैं वो बताएं। दूसरी बात, उन सब कंट्रीज में जहां की 60% इनकम टैक्स है, वहां सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि आप जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 70% आपको मिलता है। हमारे यहां आप कहते हैं कि ब्लैक मनी इकोनॉमी है। क्यों है? एक आम आदमी सोचता है कि जिस दिन मैं काम करने की हालत में नहीं रह जाऊंगा, मुझे बुढ़ापे में मेरा मेडिकल का क्या होगा, खाने का क्या होगा, घर में लड़की की शादी करनी है उसका क्या होगा। और हमारे पॉलिसी मेकर्स इतने इनसेंसिटिव हैं कि इंडिया छोड़िए, जापान में जाकर कहते हैं घर में लड़की की शादी थी, पैसा नहीं था, और हंसते हैं। मतलब कि माँ बीमार है, पैसा नहीं, और हंसते हैं ये कह के। आप मतलब कि, और मैं तो देश के नागरिकों की बौद्धिक क्षमता पे कहता हूं कि उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है कि आपकी गरीबी का किस तरह से मजाक उड़ा दिया गया था। सवाल उठता है, मैं इनकम टैक्स को गलत नहीं मानता हूं, मैं कहता हूं मेरा रिटर्न ऑन टैक्स क्या है। और जो लोग इंडिया छोड़ रहे हैं उनके छोड़ने की सिर्फ 2 वजह है। पहला है हाई टैक्स, दूसरा है नो रिटर्न ऑन टैक्स, और तीसरा है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 चीजें आप इंश्योर कर दें, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। पैरेलल इकोनॉमी में चाइना ने किया। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी जैसे इंडस वैली रिपोर्ट आई, हम डिफेंसिव हो जाएंगे, हम कहेंगे देखो देखो पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, पूरा वर्ल्ड हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट दे रहा है। भाई, तब तो राजीव गांधी को भी जब वो फोर्स स्कैंडल पहली बार स्विस रेडियो पे हुआ था तो उनको कहना चाहिए था देखो देखो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। चाइना में 1982 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी कि यहां पे भूखमरी की हालत है। चाइना ने यह नहीं कहा था यह इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। चाइना ने उसको ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड के कई कंट्री में डेलीगेशन भेजा था, इंक्लूडिंग, जो लोग नहीं जानते हैं उनको आश्चर्य होगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया में क्या सीखने भेजा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो चाइना ने अपने को उसको एक चैलेंज के तौर पे लिया। प्रॉब्लम यह है कि आप किसी भी कमी को चैलेंज के तौर पे कैसे लेना ही नहीं चाहते हैं। जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम है, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, अगर मैं ये एडमिट ही नहीं करूंगा कि मेरे हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं कभी दवा नहीं लूंगा। उसके लिए एक आजकल स्लोगन चलता है, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो हर तरह की जो अपने जो चैलेंजेस हैं उनको ठीक करने के बजाय उनमें जीना और उनको फिर सेलिब्रेट करने लगना, उसको कहने लगे हैं इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। ये एक चल पड़ा है। लेकिन मुझे बताइए कि इसी सब के बीच में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कैसे पैदा हो रहे हैं? देखिए, 3 आर्गुमेंट मुझे हर फोरम पे दिया जाता है। पहला ये दिया जाता है 5 ट्रिलियन इकॉनमी, दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, और तीसरा आर्गुमेंट दिया जाता है कि सबसे ज्यादा बिलियनर इंडिया में। मेरी लिस्ट में भी ये तीनों हैं। मैंने बिलियनर की बात इसलिए की कि जब इतना ज्यादा, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। और अगेन मैं जो कहने जा रहा हूं, मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स नाराज होंगे लास्ट वाले पार्ट पे। सबसे पहले आप कहिए 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं। सऊदी अरब की इकॉनमी का साइज क्या है? 1.1 ट्रिलियन। बस क्या हम सऊदी अरब से ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं? नहीं भाई। देखिए, साइज जो है आपका, डेमोग्राफी का भी तो साइज आप देखेंगे। Exactly. आप ये भी तो देखेंगे। फॉर इसको बहुत सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए कि मेरे घर में 25 खाने वाले हैं, 50 रुपए की कमाई है। आपके घर में 2 खाने वाले हैं 40 रुपए की कमाई है। कौन ज्यादा प्रॉस्पेरस है?
ये इतना बेसिक सा इकोनॉमिक्स लोगों के समझ में नहीं आता है। मैं जिस फोरम पे भी जाता हूं और जब भी मैं इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता हूं, मेरे मुंह पे ये मार दिया जाता है हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं। भाई, एक जो नैरेटिव इस देश में दिया गया ना कि हमें गर्व करना है, समझ में नहीं आया किस बात पे गर्व करना है, लेकिन गर्व करना है। ये पहली बात। दूसरी बात, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं। अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो आप किसको पीछे छोड़ रहे हैं? जर्मनी को? जापान को? क्या हमारी अर्थव्यवस्था जर्मनी और जापान से ज्यादा मजबूत है? देखिए, यहीं पर मैं कहता हूं कि इंडिया में फाइनेंशियल इलिटरेसी जो मेजोरिटी में है, जो आम जनता में है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। कभी भी इकोनॉमिक्स में आपको डेमोग्राफी में जीडीपी का साइज से नहीं तय होता है, यह तय होता है परचेज पावर पैरिटी से, पर कैपिटा इनकम से। परचेज पावर पैरिटी में हम 143rd नंबर पे हैं। पर कैपिटा इनकम जो बेस लेवल माना गया है ग्लोबली कि कहां पे जाके आपकी कंट्री में पर कैपिटा इनकम अब कॉम्पिटिटिव हो गई है, वो है $10,000। डेवलप्ड कंट्री के लिए वो है $50,000। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो है $2,400। इसमें बिलियनियर्स की इनकम सब मिला करके हमारे ओहो, क्योंकि हमारा फिर तो कुछ नहीं। अगर बिलियनियर्स को हटा दें आप, तो फिर हमारी पर कैपिटा इनकम है ही क्या? नहीं, उसमें भी आप देखिए कि आप कहते हैं कि हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे खींचा है। गरीबी रेखा की आपकी परिभाषा क्या है? शहरों में 50-55 रुपए कमा रहा है, गांव में 32 रुपए कमा रहा है। जब तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट, कम से कम उस बात को आज 15 साल हो गए होंगे, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, तब भी इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं हो सकती है, ये बेंचमार्क गलत है। और मैं देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी तो सत्ता में ये नहीं थे, उस समय भी उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। उसके बाद एक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, इसलिए स्वामीनाथन कमेटी इसलिए बनी थी कि नहीं, वो गलत रिपोर्ट है, इसको सही कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। उसकी रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं हुई है। उसके बाद से गरीबी रेखा की कोई ये नहीं है। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दीजिए 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं, 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाल दिया, तो बोल दो भाई कि हम 5-7 लाख लोगों को छोड़कर बाकी सब गरीब हैं। तो आपका जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये दोनों नारा गलत है। अब सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा बिलियनर इंडिया में क्यों हो रहे हैं? मैं उसका एक काउंटर सवाल करता हूं, ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? मेरे नजरिए से तो ये खराब खबर है, क्योंकि सब कुछ एक तरफ सिमट रहा है। वो जो के ग्रोथ की बात आप, ये वेल्थ इनइक्वालिटी का इंडिकेटर है जी। ऐसा नहीं है कि जर्मनी और जापान में हमसे कम बिलियनर हो रहे हैं तो वो हमसे कम प्रॉस्पेरस हैं। देखिए, 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि ज्यादा बिलियनर जो हो रहे हैं क्योंकि वेल्थ इनइक्वालिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो टॉप ऑफ द पिरामिड कुछ लोगों के पास पैसा आ रहा है। दूसरी बात, उसमें भी एक वैल्यूएशन का कार्टेल है। बिजनेस इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू, क्रिएटिंग वेल्थ। बिजनेस इज नॉट अबाउट वैल्यूएशन। इंडिया में जो सो कॉल्ड स्टार्टअप कल्चर आया है, माफ कीजिएगा मेरे जितने IIT IIM वाले दोस्त हैं, जितना जो ये नया कार्टेल आया है कि वैल्यूएशन का गेम है। बायजूस का एग्जांपल आपके सामने है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन था, पेपर वैल्यूएशन कोलैप्स कर गए। एक और कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, 50 लाख का उसके लिए एक फिल्म स्टार ब्रांड एम्बेसडर बनकर डांस कर रहे हैं। मैं उनका रेवेन्यू देखता हूं 50 लाख का है, कैश बर्न देखता हूं 6,000 करोड़ का है। एक कंपनी, हम और आप सब बिजनेस समझने वाले लोग हैं, अगर हमारी कंपनी में 50 लाख रुपए का रेवेन्यू आता है तो बेयर मिनिमम मेरा 25 लाख का प्रॉफिट अगर नहीं है तो मैं गलत बिजनेस कर रहा हूं। ये जितने बड़े नाम बनकर उभरे हैं वो वैल्यूएशन गेम में है, और उनका वैल्यूएशन कर कौन रहा है? अब आप उसके भी, तभी मैंने कहा कि मेरे IIT IIM वाले दोस्त ये भी नाराज होंगे। उनको VCs मिलते कहां से हैं? एग्जैक्टली, उसी पर आ रहा हूं, जिस वजह से मैंने कहा कि IIT IIM वाले सारे दोस्त मेरे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनके बीच में जब बोल देता हूं तो वो बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं। जितनी भी कंपनीज को ये VC फंडिंग हो रही है वैल्यूएशन गेम में, और उसका बेसिस क्या है? फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ अर्निंग।
उसमें कंपनीज के बोर्ड को देख लीजिए और वीसी साइड के बोर्ड को देख लीजिए, दोनों तरफ या तो आईआईटी आईआईएम बैठा है, इधर भी। ये बेसिकली ये जो आईआईटी और आईआईएम का एल्यूमनाई का गेम है। ये तो ट्राइबल मामला हो गया। इसमें बहुत सारी लेयर बाय लेयर इसको समझने की जरूरत है। मैं आईआईटी से निकला हूं या आईआईएम से निकला हूं, मैं एक स्टार्टअप लेकर आता हूं, इधर वीसी फंडिंग साइड में आईआईटी आईआईएम वाले, मेरे नेटवर्क वाले, एल्यूमनाई वाले लोग बैठे हैं, फंडिंग हो जाती है। अब ये फंडिंग लेकर के मेरा वैल्यूएशन गेम बढ़ रहा है। मैं साल का 20 लाख 25 लाख 30 लाख का रेवेन्यू ला रहा हूं और मैं 10 करोड़ 50 करोड़ का कैश बर्न कर रहा हूं, इस उम्मीद पे, जिसको हम मैनेजमेंट में लॉस लीडरशिप स्ट्रेटजी कहते हैं, कि हम लॉस लेते हुए लीडर बन जाएंगे और उसके बाद हम पूरे मार्केट पे राज करेंगे। वो बबल कैसे बर्स्ट होता है वो भी, उस पर भी मैं आऊंगा। अब होता क्या है कि आप वैल्यूएशन के गेम में आ गए, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज, अच्छा ये सारी फंडिंग जो है, वीसी फंडिंग जो है वो बाहर का पैसा है, ठीक। उसके बाद आपको पब्लिक परसेप्शन में आ जाता है कि आपकी 5,000 करोड़ की कंपनी है, 10,000 करोड़ की कंपनी है, और आप उस बेसिस पे जाकर डीआरएचपी फाइल करते हैं और आप आईपीओ लेकर आ जाते हैं। आईपीओ में पैसा कौन लगाता है? आम जनता। आम जनता का पैसा लेकर वीसीज को एग्जिट दे दिया जाता है। मतलब कि एक ऐसा लूट का खेल चल रहा है कि पहले वैल्यूएशन बढ़ाओ, उसके बाद गरीबों से पैसा लो, मिडिल क्लास से पैसा लो, और इनको लेकर के विदेशी फंडिंग को पैसा देकर के बाहर एग्जिट दे दो। और लॉस लीडरशिप स्ट्रेटजी को अगर कैसे बैकफायर करता है, यह आपको समझना हो। किशोर बियानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिग बाजार, उनका स्टेटमेंट होता था कि इंडिया में लोग बड़ा नहीं सोचते हैं। कोई वोट, मतलब, और ये मुझे कई रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बोला है कि वो जाकर कहते थे कि आप लोग बड़े मॉल लेकर आइए, 70% स्पेस हम लेंगे। वो लॉस में चलते चलते 11,000 करोड़ रुपए का डेट हो गया, डेट सर्व नहीं कर पाने की हालत में आ गए, क्योंकि उनको ये लगा कि लॉस लीडरशिप स्ट्रेटजी है, मैं मार्केट में सबको खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ, तभी मैं कहता हूं बिजनेस वैल्यू क्रिएशन है, वैल्यूएशन नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए राधाकृष्ण दमानी का एग्जाम्पल, डी मार्ट। जब बिग बाजार के 200-250 स्टोर हो गए थे, डी मार्ट के मुश्किल से 10-12-15 स्टोर थे। आज डी मार्ट के उतने स्टोर हैं क्योंकि डी मार्ट ने कभी भी वैल्यूएशन गेम को ऐसा नहीं खेला। डी मार्ट ने कभी भी जाकर के लीज पे प्रॉपर्टीज उठानी नहीं शुरू की। उनके ज्यादातर जो स्टोर्स हैं उनके खुद के प्रॉपर्टीज हैं। और हम हमेशा एक बात कहते हैं, जो मैनेजमेंट में भी कहा जाता है, कि स्ट्रैटेजी, लॉस लीडरशिप में स्ट्रैटेजी साथ जुड़ा हुआ है। लोग स्ट्रैटेजी भूल जाते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है। जैसे जिलेट का जो मैक 5 शेविंग हम लोग यूज करते हैं, उसका जो शेविंग ये किट होता है, कंपनी लॉस में भी निकालती है, क्योंकि उसके बाद आप हर महीने जो ब्लेड रिप्लेस करते हैं उन्हीं का लगा सकते हैं उसमें। तो आपको लॉस लीडरशिप स्ट्रेटजी में भी एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर स्टार्टअप जो हैं उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। बिना नाम लिए, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना होता है, ऐसी ऐसी कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जो पिछले 10-15 सालों में उनके फॉरेन होल्डिंग ओनर्स जो हैं 3-4 बार चेंज हो चुके हैं, और वो आज भी उनका जो नया मैनेजमेंट है, उनके जो नए ओनर्स हैं, वो यही उनको कह रहे हैं, भाई आप रेवेन्यू नहीं अर्न कर सकते, कैश बर्न कम करो। तो ये पूरा जो बिलियनर्स का खेल है, ये खेल वैल्यूएशन का है। इसमें कौन जीतता है? उनका भी तो जो कैश बर्न है वो ह्यूज है, छोटा मोटा नहीं। उसमें कॉर्पोरेट स्टाइल की आप उनके दफ्तर देखें, उनका पूरा सेटअप देखें, तो वो तो ऐसा लगता है कि वो टाटा बाटा के आसपास का सेटअप लगा करके बैठते हैं। वी वर्क आपको याद होगा, को वर्किंग स्पेस में जी, वी वर्क लॉस भी कर रहा है तो उसके ओनर अपने प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। एग्जैक्टली, ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है कि आप एक ऐसा वैल्यूएशन बबल आप क्रिएट कर देते हैं कि आपकी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर, अच्छा इन्वेस्टर्स का भी आप एक चीज समझिए, ये जो वीसी साइड वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको समझ में नहीं आता है। मैंने किसी वीसी फंड के किसी बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव से एक दिन पूछा कि, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, हम 10-10 रुपए 10 कंपनी में डालते हैं, और हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें से 3 कंपनी ऐसी हैं जो श्योर शॉट हमें सारे लॉसेज को भी रिकवर करने का पोटेंशियल रखती है,
उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमने जिसका पैसा उठाया है उसको तो हम डबल दे रहे हैं, ये 3 कंपनी से दे रहे हैं, बाकी 7 कंपनी में हम अपना डिस्क्रेशन यूज करते हैं। तो फिर मैंने पूछा डिस्क्रेशन या पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, तो हमारी पूरी डिस्कशन वहीं पर रुक गई। तो ये पूरा जो वैल्यूएशन का गेम है, इसको आप बिलियनर्स से नहीं जोड़ सकते। 5 ट्रिलियन इकॉनमी एक मजाक है, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी का कोई मतलब नहीं है, और बिलियनर्स जो बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात है इनकम इनइक्वालिटी है। दूसरी बात है ज्यादातर जो बिलियनर बन रहे हैं वो बिलियनर बेसिकली पेपर वैल्यूएशन है। एक बात बताइए, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो ऑलरेडी कंज्यूमर गुड्स के लिहाज से सैचुरेटेड है, उसके साथ चाइना का प्रोडक्ट आ रहा है, निर्बाध आ रहा है, उसके अलावा आप ये देखें कि जो B2C वाला जो कंज्यूमर गुड्स का जो एरिया है, उसमें आप जब न्यू लॉन्चेस देखते हैं, ख़ासकर VCs वाले न्यू लॉन्च देखते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि इनको कैसे वो फुटहोल्ड मिलेगा, और इसके बावजूद इतनी बड़ी-बड़ी स्पेंडिंग होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन एक आध मेरी नज़र में भी हैं, जहाँ पर कंज्यूमर गुड्स के ऊपर ही सारा मामला था। ये नहीं कि वो B2C थे, लेकिन सॉरी B2B थे, B2C ही थे, लेकिन उन्होंने इतना कैश बर्न किया है एंड दे आर मेकिंग लॉसेस। आजकल पॉडकास्ट वॉडकास्ट करने लगे हैं, ज्ञान देने लगे हैं। मैं आपको केस स्टडी आज बता सकता हूँ, चूंकि रियल एस्टेट हैंडल ज्यादा करता हूँ। प्रॉपटेक कंपनी जो इंडिया में है, कितनी प्रॉपटेक कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल है? कोई भी नहीं है। पॉपटेक क्या होता है? प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी अच्छा, कंपनी, प्रॉपर्टी कोई नाम नहीं लूंगा। और एक्चुअली समझा यह गया था कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। उन्होंने किया क्या है? लीड जनरेशन कर रहे हैं। लीड जनरेशन जो उनका है, इतना आज मैं जितने बिल्डर से बात करता हूं वो कहते हैं कि हमने उनकी सर्विस बंद कर दी है, क्योंकि वो जो लीड दे रहे हैं वो क्वालिफाइड लीड नहीं है। लीड जनरेशन क्या होता है? लीड जनरेशन ये होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी के वेबसाइट पर जाकर आपने सर्च मारा कि मुझे नोएडा में घर चाहिए, आपका डाटा उस वेबसाइट को मिल गया, आप एक प्रोस्पेक्टिव होम बायर हैं जो तभी ढूंढ रहे हैं, वो रियल एस्टेट कंपनी को वो डाटा बेच रहे हैं कि ये एक प्रोस्पेक्टिव बायर है। और आपने देखा होगा आपके पास अचानक से, आप किसी भी एक दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप में से कोई मैंने भी, किया है, मैं पीड़ित हो गई बुरी आप तरह। किसी भी वेबसाइट पे जाकर के एक नोएडा में 2 BHK टाइप करें और आप देखें आपके पास कितने फोन आने लगेंगे। यस यस। तो ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन था, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रॉपटेक कंपनी का क्या ये था कि प्रॉपटेक कंपनी वो होगी जो आपको एक्सपीरियंस देगी। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, 10th फ्लोर से मेरा घर, बालकनी से मुझे बाहर का व्यू कैसा दिखेगा, ये सब के लिए था। लेकिन सब के सब लीड जनरेशन कर रहे हैं और वो लीड इतनी गलत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत ही रेप्यूटेड, अदरवाइज रेप्यूटेड वेबसाइट पे मैंने एक दिन एक एड देखा, 1 BHK इन बैंगलोर कैंगेरी मार्केट। इंसिडेंटली 3 दिन पहले मैं बैंगलोर में था और उसी बिल्डर के साथ मैं लंच कर रहा था और उसने मुझे बताया था कि हम सिर्फ 3 BHK लॉन्च करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ जेंट्री का मिसमैच हो, तो सेम काइंड ऑफ ये हो। तो मैंने उस बिल्डर को फोन किया कि भाई आपने तो ये बोला था, देखो। उसका पहला था कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे वो स्नैपशॉट भेजो। मैंने भेजा, कहता ठीक है मैं लीगल वालों से बात करता हूँ। तो मतलब कि जैसे मीडिया इंडस्ट्री में होता है ना कि आपके पास एक PR एजेंसी के पास अगर किसी का एक गलत इंफॉर्मेशन चला गया तो सारी एजेंसी के पास फिर वही इंफॉर्मेशन है। वही होता है यहाँ पे कि किसी एक के पास कुछ चला गया तो दूसरे के पास भी वही आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है उस डाटा से जो अक्सर रिलीज होता है। इतना से इन्वेंट्री सेल हो गई, इतना इन्वेस्टमेंट आ गया, उसकी कहानी अंदर की हम लोग जानते हैं। बिलियनियर कैसे बन रही है तो बताइए। देखिए, 2 बिलियनर हैं। ज्यादातर बिलियनर जिनकी आप कहानी सुन रहे हैं वो पेपर वैल्यूएशन पे बिलियनर्स। तो पेपर वैल्यूएशन वाले बिलियनर्स को पहली बात मैं बिलियनर नहीं मानता हूं। ऐसे कितने बिलियनर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल चलिए एक नाम ले लेते हैं, ओयो होटल्स, 4000 करोड़ वैल्यूएशन। आपके पास क्या है? खुद का क्या है? आपके पास एक भी होटल अपना खुद का है? आपने सिर्फ एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जोमेटो, आप सिर्फ कुरियर कर रहे हैं, वैल्यूएशन गेम में आ गए हैं आप। भाई आप, और क्या आप सब इतने प्रॉफिट में हैं जितना आपका वैल्यूएशन है? मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली मीडिया का रोल यहां पर बहुत गलत है।
मीडिया गलत लोगों को हीरो बना रही है। मीडिया उन लोगों को हीरो बना रही है जो वैल्यूएशन गेम में है, जो सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोल करके आपके इवेंट्स में आ रहे हैं। मेरे लिए, अभी हम पुरानी दिल्ली में बैठे हैं, मेरे लिए चांदनी चौक का वो छोटा व्यापारी जो एक छोटा गल्ला लेकर बैठा है, दिन के 2-3 लाख रुपए कमा रहा है और बाहर से देखकर पता भी नहीं चलेगा वो उतना कमा रहा है, मेरे लिए वो ज्यादा सेलिब्रेट किए जाने के लायक है, ना कि वो जो एक पेपर वैल्यूएशन पे है, जो वीसी फंडिंग पे खेल रहा है, जो कल को उन फॉरेन फंडिंग वालों को इंडिया में आईपीओ ला करके पब्लिक का पैसा लेकर के देगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे उनमें से हैं जो मुझसे बहुत नाराज होंगे मेरे ये कहने से, लेकिन मैं साफ तौर पे कहता हूं कि मैं इस बिलियनर वाले खेल को बहुत ही, और मेरा मानना है कि आप सिर्फ इंडिया जैसे लिबरल कंट्री में ऐसा कर सकते हैं। आप ये काम चाइना में करके देख लीजिए। रवि, जब आप बिलियनियर का जो एक चमक है उसको भी आपने बता दिया कि वो भी झूठी चमक है, और बाकी सबको बता दिया जो ट्रिलियन इकोनॉमी है वो एक्चुअली हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो कुछ ना करते, जैसे मनमोहन सिंह साहब ने भी कहा था, कुछ नहीं करेंगे तब भी ट्रिलियन इकोनॉमी में जाएंगे और इतने ट्रिलियन हो जाएगी। तो ये सारा कुछ फिर जो हमारे ऊपर फेंके जाते हैं फिक्रे कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ फ्लूक है, क्या है ये है, और इसके लिए बहुत बड़ा गुनहगार इस देश में मीडिया है। अभी हम लोगों ने एक कंज्यूमर सर्वे किया था, जिसको अभी हम रिलीज करने वाले हैं। रियल एस्टेट स्पेसिफिक है, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरी पिछले कुछ दिनों में जितने भी रियल एस्टेट के एडिटर्स इस देश में हैं, ज्यादातर के साथ 1-to-1 बात होती है, सबका कहना है कि हमारा ट्रैक्शन कम हुआ है, हमारे हिट्स कम आ रहे हैं, हमारा व्यूअरशिप कम हो रहा है। हमने इस पे एक सर्वे किया और हमने ये देखा कि आम कंज्यूमर अब ये पूछने लगा है इसमें मेरे लिए क्या है। बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट आया, इतनी इन्वेंट्री सेल हुई, इस सब के बीच एक आम आदमी पूछता है भाई इसमें मेरे लिए क्या है। आप आज की तारीख में जो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह में से यही एक वजह है। हम और आप जो आज पब्लिक को एजुकेट करना चाह रहे हैं, यहीं पर हमारा डिफरेंशिएटर आता है, क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यहां भी इन्फ्लुएंस पेडलिंग का खेल शुरू हो गया है। मैं अपने कई पॉडकास्ट में ये बात कह चुकी हूँ कि अब ये जो अल्टरनेटिव मीडिया है इसमें भी वो सारे गुण पैदा होने लगे हैं जिन गुणों की वजह से वहाँ बदनामी हो चुकी थी। तो ये बात सही है कि अब दर्शकों को नीरछीर करना पड़ेगा कि कौन लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन आपको सही जानकारी दे रहे हैं, किनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और ख़ासकर अगर सेक्टर वाइज कोई जानकारी इकोनॉमिक्स में दी जा रही है तो फिर और डीप जाइए और देखिए कि ये जो आवाज़ है, इस आवाज़ मेरा तो पॉलिसी मेकर से एक सवाल है कि आप ब्रॉडकास्ट बिल ला करके जेन्युइन न्यूज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपने इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के कभी कुछ क्यों नहीं सोचा है? आप एक बात बताइए, अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था कि कोई बहुत फ्लॉन्ट करता था कि फरारी में घूम रहा हूं ये, और उसके फादर ने आकर के मीडिया के सामने कहा कि ये सब हायर करके ये पब्लिसिटी बटोर रहा है। चाइना ने अभी कई यूट्यूबर्स के ऊपर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बैन लगाया है, क्योंकि ये वेल्थ फ्लॉन्ट कर रहे थे। आप जो देखते हैं, आपको जो दिखाया जाता है, यहीं पे मैं कह रहा हूं अल्टरनेटिव मीडिया भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। यहां भी डिफरेंशिएटर बहुत जल्दी आएगा, और मैं इसको 3 लेवल पे देख रहा हूं। पहला लेवल वो है जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, जो सीरियसली काम करना चाह रहे हैं, जो सीरियसली लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, और इसमें हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हमारा बिजनेस लॉस ही होता है ऐसा करने से। तो एक तरफ ये है, यही सेगमेंट जो है आगे लंबा चलेगा। दूसरे वो हैं जो इन्फ्लुएंसर बने हैं और साथ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या किसी को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा वो है जो किसी इस खुशफहमी में आ गए हैं कि हम कैमरे पे दिखेंगे तो हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे और बहुत पैसा कमा लेंगे। साल, 2 साल, 3 साल के बाद जब उनको समझ में आएगा कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं था, तो ये सब बाहर हो जाएंगे। तो यहां पे भी वही होगा जो 2000 में .com बबल बर्स्ट में हुआ था। मुझे याद है ये वो दौर था, हम लोग उस समय प्रोफेशन में बहुत नए थे, कि किसी कंपनी में उसका टेक्नोलॉजी से कोई मतलब भी नहीं हो, अगर साथ में .com नाम लगा लेते थे तो उनका वैल्यूएशन बहुत ऊपर चला जाता था। आज वो सब बिजनेस से बाहर हो गए हैं।
यहाँ भी वो चेंज आएगा, वो चेंज का प्रोसेस शुरू हो चुका है, मेरे ख्याल से वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली जब आप बात करते हैं बिलियनर्स की, हम मुझे लगता है कि हम बहुत गलत हीरोज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने कहा इन्फ्लुएंसर बिजनेस एक मॉडल बन के उभरा है जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर को फ़ायदा पहुंचाता है, जो कंज्यूमर है जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। जो कंज्यूमर है या जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो सही जानकारी कहाँ से ले? उसके पास क्या इतना समय है कि वो डीप नॉलेज के लिए उसमें जाए, सेक्टर की पूरी स्टडी करे और उसके बाद अपना छोटा-सा जो इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहा है वो करे? वो कहीं तो जाएगा। पहले बोर्ड लगा होता था, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लोग होते थे, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट्स होते थे। तो ये जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट अब सब इन्फ्लुएंसर बन गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। आम आदमी कहाँ जाए, कहाँ से जानकारी लेगा? देखिए जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बात कही जाती है कि अगर आप एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं, दो तरह के फाइनेंशियल प्लानर होते हैं। एक वो होते हैं जो कंसल्टेंसी फीस लेंगे, आपसे पूछेंगे आपके पास कितने पैसे हैं, आप कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एडवाइस देंगे। एक वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो साथ में पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कि आप अपना पैसा हमें दे दें, हम आपको इतना % रिटर्न देंगे। तो फाइनेंस की दुनिया में कहा जाता है कि ये दूसरे वाले से बच कर रहिए। ये आपका पैसा वहीं लगाएंगे जहां इनको ज्यादा कमीशन मिल रहा हो, आप सिर्फ एडवाइस लीजिए। वही आज की तारीख में यूट्यूब पे और तमाम सोशल मीडिया पे आएगा कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जब वो साथ में किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो आप उनको कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब 2-3 प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपस में एक पॉडकास्ट में बैठकर बात कर रहे हैं कि अब बहुत स्लो डाउन आ गया है। देखिए, कल तक हम एक बिल्डर के एक प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए ले लेते थे, आज 7 लाख रुपए मुश्किल से मिलते हैं। और मैं ये सोच रहा हूं कि जब बिल्डर आपको 7 लाख रुपए दे रहा है तो ऑब्वियस आप बिल्डर की भाषा बोलेंगे, आप उसको प्रमोट करेंगे। मैं अगर प्रॉपर्टी रिव्यू करने जाता हूं और मुझे एक सैंपल फ्लैट दिखा करके बिल्डर कहता है कि हम यहाँ 13 बाई 12 का एक कमरा दे रहे हैं, तो मैं पहले एक उसको, हम लोगों को अब चूंकि एक्सपीरियंस से आ गया है कि हम टाइल्स के साइज से पकड़ लेते हैं, मैं बोलता हूं नहीं, ये 13-12 है ही नहीं, ये 15 बाई 14 है। आपने यहाँ पर 15 बाई 14 दिखाया है और 13-12 इसको कह रहे हैं, तो जो खरीदने आ रहा है वो तो इस इल्यूजन में लेगा कि उसका बेडरूम भी इतना बड़ा होगा। तो जब आप ऐसे सवाल करेंगे तब आपको एक कार्टेल बन जाएगा कि ये एंटी बिल्डर जर्नलिस्ट है, क्योंकि आप कंज्यूमर की भाषा आप बोल रहे हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हो या रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हो, जिसको प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, इन पे अभी फिलहाल विश्वास तो नहीं करना चाहिए। रवि, आप ये कह रहे हैं कि जो मॉडल फ्लैट बनता है वो एक्चुअल जो स्पेसिफिकेशंस हैं उससे कहीं अलग होता है, ज़्यादा होता है, बेहतर होता है, और उसकी छवि को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके लोग एक इन्फीरियर, उससे छोटा फ्लैट ले लेते हैं या उनको क्या दिया होता जाता है, है। आपको बताता हूं कि बिल्डर लीगली भी सेफ होता है, क्योंकि उसने आपको ब्रोशर पे लिख के दिया है, मान लिया 12 बाई 11 का बेडरूम। लेकिन जब आप उसके सैंपल फ्लैट में जाते हैं, अब 2-3 चीजें यहां समझिए। आप 12 बाई 11 का जो आपको बेडरूम मिलेगा उसमें आप बेड लगाएंगे 6 फीट का, 6 बाई 6। वहां पे जब आप जाते हैं आपको बोला गया है कि ये 12 बाई 11 देखिए ऐसा दिखेगा, वो 15 बाई 13 होता है, और ये मैंने खुद कैलकुलेट किया है, एक नहीं कई जगहों पे। दूसरा, जो बेड वहां पे लगाया जाता है बहुत फैंसी सा, वो 6 बाई 6 नहीं होता है, वो 5 बाई 5 होता है, तो आपको लगता है देखो कितना खुला सा रूम है। तीसरा, फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो होती है वो अगर 10 फीट है और वो अगर 12 फीट है, विजुअल जो ऑप्टिक्स होते हैं उसमें फर्क आ जाता है। जितना हाइट ज्यादा होगा आपको उतना बड़ा ग्रैंडियर लगेगा। वहां पे फ्लोर टू सीलिंग हाइट 12 फीट रखी गई है, आपको दिया 10 फीट जा रहा है। आप कहते हैं कि रेरा ने एक डिसिप्लिन ला दिया है कि अब आपको टाइमली डिलीवरी करना पड़ेगा, राइट? रेरा में आज की तारीख में मुझे एक बिल्डर का नाम बता दीजिए जो अपनी फाइलिंग में 4 साल 5 साल में डिलीवर करने का लिख कर दे रहा है। सब के सब 7 साल 9 साल 10 साल आगे लिख कर दे रहे हैं और बायर को कह रहे हैं भाई देखो हम लीगली सेफ रखते हैं आपको, लेकिन मिल 3 साल में जाएगा। वर्बली यही आज भी कहा जा रहा है कि आपको 3 साल में मिल जाएगा। छोड़िए रेरा फाइलिंग, तो देखिए फॉर्मेलिटी है। यहां पे रेरा के भी हाथ बंध जाते हैं क्योंकि आपने 10 साल आगे का प्रॉमिस कर रखा है। दूसरा, रेरा एक्ट यह कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया पे बेचिए। आप मेरे सामने अभी लैपटॉप खोलकर बैठिए और 10 प्रोजेक्ट उठाकर देखिए, सारे के सारे आज भी सेलेबल एरिया पे बेच रहे हैं।
कुछ लोगों ने रेरा में कारपेट एरिया अब डिफाइन कर दिया है, कारपेट इसमें इतना होगा। ज्यादातर लोग कारपेट भी नहीं लिख रहे हैं, बिल्टअप एरिया इतना होगा लिख सुपर रहे हैं। एरिया और सुपर एरिया पे आज भी बेचा जा रहा है, तो रेरा क्या कर रहा है? ये पूरी जो देखिए वर्ल्ड ओवर जो हम लोग कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है वो अमीरों के द्वारा की गई है और अमीरों के इंटरेस्ट में की गई है। यहां पे पूरा फाइनेंस, आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन का नुकसान किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है? इन्फ्लेशन का नुकसान किसी भी ऐसे को हो रहा है जिसके पास 10 CR और एबव का नेटवर्थ हो? अरे वो तो बेनिफिशियरी है, आम पब्लिक मारा जा रहा एसेट्स है, तो बढ़ रहे हैं। उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं। और कोविड के बाद यही हुआ है। कोविड के बाद मैं देख रहा हूं कि आज की तारीख में मार्केट में एक बेसिक डिसेंट 2 बेडरूम का घर भी 1.25 करोड़ से नीचे में नहीं नजर आ रहा है मुझे, जो कि कल तक 75 लाख के रेंज में था। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का साइज अब कहाँ से शुरू होता है क्या, और इसका देखिए सर, अवेलेबिलिटी की बात भी अब है, क्योंकि बहुत हमने देखा लग्जरी हाउसिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो आए थे, जो बने थे अपने इसी एक स्लोगन से कि गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए बना रहे हैं, अब वो भी मूव आउट कर चुके हैं। नहीं, आपकी सरकारी डेफिनेशन को हम पकड़ें तो 45 लाख का घर जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिमिट में आता है। अफोर्डेबल हाउसिंग का बेनिफिट जो मिलता है GST में वो 45 लाख का उस पर लिमिट है। क्या 45 लाख में कुछ भी अवेलेबल है? दूसरी बात, अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर इंडिया में कल तक 40% था, आज गिरकर 18% हो गया है। हाँ, और मेरी कई बिल्डर्स से इस बारे में बात होती है। देखिए, एक लेवल पे वो ये ऑफ द रिकॉर्ड एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट बहुत क्राइसिस में है, क्योंकि जो ये प्रीमियमाइजेशन का खेल हो गया है कि सब कुछ प्रीमियम है। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 190 करोड़ का घर बिक गया है, 100 करोड़ का घर बिक गया है। वो 2-3 चीजें उसमें हैं। पहली बात ये, वो रियल एस्टेट का कॉस्ट नहीं है, वो हाई एंड इन्वेस्टर का पैसा पार्क करने की जगह है। दूसरी बात, आज अगर मेरे पास 100 करोड़ हैं तो क्या वो बिल्डर वो घर मुझे बेच देगा? मुंबई में ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एक बिल्डर 2 यूनिट नहीं बेच रहा है क्योंकि उसको सही प्रोफाइल के बायर नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि 100 करोड़ का फ्लैट मैं किसी ऐसे को नहीं बेचूंगा जिसके पास 100 करोड़ तो है, लेकिन बाकी इन्वेस्टर को मैंने जिस प्रॉमिस पे बेचा है कि इस तरह का आपको इन्वेस्टर कम्युनिटी यहां मिलेगा, वो उसमें फिट नहीं बैठता है। यानी कि हमारे चांदी चौक का कोई गद्दी पे बैठा हुआ कोई अगर जो जीरा या मेथी दाना बेच रहा है, वो नहीं उसका खरीद सकता। प्रोफाइल मैच नहीं करता। मैंने एक बिल्डर से एक दिन पूछा कि तुम्हारे जो ये 70 करोड़ वाले फ्लैट्स हैं, मुझे बेचोगे अगर मेरे पास इतने पैसे हो जाएं? कहता है, एक मीडिया वाले को अगर बेच दिया ना तो मेरे अंदर सारे इन्वेस्टर एक्सपोज होने लगेंगे एक के बाद एक। वो बेसिकली आप देखिए, वो घर जो बेचा जा रहा है वो इस अंडरलाइंग प्रॉमिस के साथ बेचा जा रहा है कि नंबर 1 आपका पैसा यहां पार्क है, सेफ है। नंबर 2, वहां पे आपको हम वो कम्युनिटी बेच रहे हैं, फ्लैट नहीं बेच रहे हैं, वो कम्युनिटी बेच रहे हैं जहां मॉर्निंग वॉक और इवनिंग ड्रिंक्स पे आपको पड़ोसी वो मिलेंगे जो आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से बढ़ा के 5000 करोड़ पे ले जाएंगे। ये रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, ये कुछ और ही बिजनेस है, नेटवर्किंग। और आप समझ रहे हैं कि वो इंडिया ग्रो कर रहा है। और ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स को, मतलब इंडियन मीडिया छोड़िए, कई इंटरनेशनल मीडिया ऐसी रिपोर्ट्स पे फिर कि देखिए इंडिया में ग्रोथ स्टोरी देखिए, 190 करोड़ का फ्लैट सेल हो रहा है। भाई, वो 190 करोड़ का फ्लैट सेल नहीं हो रहा है। आप एक बात को समझिए कि वो बेसिकली एक कार्टलाइजेशन है नेटवर्किंग का। अनफॉर्चुनेटली हम लोग फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आता है, हम उसको सच मानकर बैठ जाते हैं। तो कुल मिला के फाइनेंशियल लिटरेसी का जो सवाल है वो बहुत अहम सवाल है यहाँ पर कि हम इन्फ्लुएंस ना हो, चाहे जितने इन्फ्लुएंसर्स हमारे सामने लाए जाएं, तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी किस एज से शुरू होनी चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। भारत के बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ जो जॉब मार्केट में भी आ रहे हैं, 50-60 हज़ार से उनकी शुरुआत हो रही है सैलरी से मान लीजिए, तो वो किस तरह से सेविंग करें, किधर ले जाएं अपने पैसे को, कितना ईटिंग आउट में खर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है उस पर बात होना। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक चंडीगढ़ का अखबार है ट्रिब्यून, उन्होंने मुझे इसी पे कॉलम लिखने को अभी दिया था। पहली बात यह है कि जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करती हैं, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी पे कोई फोकस ही नहीं है। आप एक बात बताइए, हम लोग जो पढ़ कर निकलते हैं पूरी जिंदगी क्या करते हैं? पैसा कमाने के पीछे भागते हैं।
वो पैसा कैसे कमाएं, कहां इन्वेस्ट करें, कैसे रखें, उस पर कभी किसी एजुकेशन सिस्टम में बात नहीं होती है। रॉबर्ट कियोस्की को कभी अगर पढ़ने का मौका मिले, उन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन किया है। 4 तरीके के लोग होते हैं जिसको वो कहते हैं ESBI: एम्प्लॉय माइंडसेट, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, इन्वेस्टर माइंडसेट। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी एजुकेशन सिस्टम से निकला हुए किसी भी आप एक एवरेज पास आउट से पूछ लीजिए, वो चारों में डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएगा। हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम ने ये सिखाया है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। हमें नौकरी करने की माइंडसेट से सिखाया गया है, और उसके बाद आपको आते ही साथ समझाया जाता है कि अब तुम नौकरी कर रहे हो, घर खरीद लो। तो आपने 20 साल का लड़का 10 साल मेहनत करता है, तब पैसे जोड़ता है, कोई 20 लाख रुपए। उसके बाद वो घर खरीदता है और अगले 20 साल वो उसका EMI भरता है, और उसके बाद वो रिटायर्ड जब तक होता है तब तक उसकी पूरी जिंदगी उस एक घर के लिए वेस्ट हो गई। मैंने अभी एक रिसेंट फाइनेंशियल कैलकुलेशन किया था कि जो एक सवाल, हाँ आपके बहुत सारे ऑडियंस का ये सवाल है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पर बात करने के पहले वो जवाब मैं देना चाहूंगा, क्योंकि आपके कई ऑडियंस ने ये सवाल किया था कि लिवरेज और लायबिलिटी वाले एंगल पे। देखिए, लिवरेज और लायबिलिटी का खेल कितना फर्क ला सकता है आपके नेटवर्थ में। अगर मेरे पास, मानकर चलते हैं शायद आप ज्यादा अमीर हैं, आपके पास 1 करोड़ है, मेरे पास नहीं है, हम दोनों ये ने आरोप है। हम दोनों ने 1 सवा करोड़ रुपए का घर खरीदा। एक ने लोन ले लिया 1.25 करोड़ के घर के लिए, 1 करोड़ का लोन ले लिया, दूसरे ने नहीं लिया। ठीक नहीं, दूसरे ने भी लिया, लेकिन दूसरे के पास 1 करोड़ हैं जो वो लीवरेज कर रहा है। इस 1 करोड़ का 8.5% का इंटरेस्ट रेट मैं जोड़ता हूं तो मुझे 20 साल में 2 करोड़ 8 लाख रुपए बैंक को देने हैं। दोनों ने 2 करोड़ 8 लाख रुपए बैंक को दिए। 20 साल में उस प्रॉपर्टी की कीमत रफली 3 करोड़ रुपए, 2.25-3 करोड़ रुपए भी हो गई, जो एवरेज ग्रोथ रेट से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, और डेप्रिसिएशन वगैरह फैक्टर मैं अभी इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ थे, उसका लेवरेज का गेम देखिए। उसने उस 1 करोड़ को अगर सिंपल म्यूचुअल फंड में डाल दिया, मैं स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने को भी नहीं कह रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड के 18-20% के दावे को भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिंपल उसको बेयर मिनिमम 14% का अगर रिटर्न मिला, 20 साल बाद वही 1 करोड़ उसका 13 करोड़ बन जाएगा। तो आपके पास 1 करोड़ होने और नहीं होने में 13 करोड़ का डिफरेंस है। तो लेवरेज वो है कि आप वही बोरो करें जितना आप जब चाहें वापस कर सकते हैं। और उसकी एक और वजह बताता हूं, हाउस एज एन असेट जब हम बात करते हैं तो हमें असेट क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा। असेट क्वालिटी क्या होता है? मैंने एक घर खरीदा, 4 साल बाद मेरे घर में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, क्या मैं इस घर को बेच के वो अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि अगर मैं 4 साल बाद बेचने जाता हूं, पहली बार डिस्ट्रेस सेल में वो आ गया। दूसरी बात कि बैंक को जितना देना है उतना पैसा भी मुझे घर बेचकर नहीं मिलेगा, तो मैं स्टकअप हो जाता हूं। असेट क्वालिटी वो होता है कि मेरे पास म्यूचुअल फंड पड़े हैं, गोल्ड पड़ा है, जिसको मैं जब चाहूं लिक्विडेट कर सकता हूं। हाउस के पास असेट क्वालिटी नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोन जो है, आप अगर आपके पास दूसरे असेट नहीं है तो लोन आपकी एक लायबिलिटी है। लीवरेज वो तब है जब आप वही पैसा, आप लोन क्यों लें? क्योंकि हाउसिंग लोन इस दुनिया में सबसे सस्ता लोन है। तो आप होम लोन तब लें जब आप उस पैसे को, उतने पैसे हों और आप उसको दूसरी जगह, तब आपका ये असेट क्वालिटी है। अदरवाइज आपका ये असेट क्वालिटी नहीं है, ये लायबिलिटी है। इसको इस तरह देखें कि अगर कोई मान लीजिए 1 करोड़ के मकान में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, वो उस अपने मतलब बिना कुछ किए हुए वो अपने आप को घाटे में ले जा रहा है ना? Obviously. यही कह रहे हैं आप। हाँ। जबकि वो चाहे तो इसको, इस पैसे को खड़ा करके इसको इन्वेस्ट कर सकता है, और एक सिर्फ उसको फिर जनरेट क्या करना है, एक किराया जनरेट करना है, जो भी किराया उसके रिक्वायरमेंट्स का। उसका एक और कैलकुलेशन आपको बताता हूं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। आपको एक बात समझाया जाता है, बिल्डर, बैंक सब मिलकर समझाते हैं कि अभी घर लॉन्च हुआ है, अभी सस्ता है, ले लो, ठीक है? रेडी टू मूव होकर महंगा पड़ जाएगा। और मैं इसका काउंटर आर्गुमेंट देता हूं, रेडी टू मूव बेटर है। अब कैसे? 1 करोड़ का घर है,
बैंक आपको 80% फाइनेंस कर रहा है, ठीक है, 5 साल में वो घर बनकर तैयार होगा, लेकिन खरीदने के लिए आपको अपफ्रंट 20 लाख रुपए देने हैं अपने पास से। उस 20 लाख पे अगर आप बेयर मिनिमम एफडी में भी डाल देते हैं तो 5 साल में वो तकरीबन 8 लाख रुपए का आपको 7% के रेट से जोड़ता हूं, 8 लाख रुपए आपके 28 लाख हो गए। उसके अलावा आपको 5% का जीएसटी है, वो जीएसटी आपको रेडी टू मूव पे नहीं है। उसके अलावा 1 करोड़ के घर के लिए बेयर मिनिमम आप 25,000 रुपए मंथली रेंट पे रहेंगे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदा है। 5 साल में साल के 3 लाख रुपए से 15 लाख रुपए, ये 15 लाख इधर आपने उस पर 8 लाख कमा लिया, 15 8 23 लाख, 5 लाख का जीएसटी बचा 28 लाख। क्या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी 1 करोड़ की जो लॉन्च हुई है अगले 5 साल में, क्या वो 1 करोड़ 28-30 लाख से ऊपर जाएगी प्राइस? आज की तारीख में तो नहीं जा रहा है। तो आपको ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से लोगों को जो समझा दिया गया है कि एक जिसको हम लोग कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप जाकर खरीद लेते हैं क्योंकि आपको लगता है आज नहीं। और ये मेरे बहुत सारे वेल एजुकेटेड दोस्त अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, वो रवि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आज नहीं खरीदा तो फिर बहुत महंगा हो जाएगा। जब मैं उनको कैलकुलेशन समझाता हूं तो वो कहते हैं ऐसा तो हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। और यही वजह है कि अभी एक स्टडी आई थी कि इंडिया में, अब जो मैं मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहा था, इंडिया में 98% लोग, और ये 98% में वो लोग भी हैं जो महीने के 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जीते हैं। यस। घर लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, उनकी पूरी जिंदगी लोन पे चल रही है। दे आर अवे फ्रॉम जस्ट वन मेडिकल इमरजेंसी और लीगल केस। अगर कोई एक मेजर लॉसूट उनके खिलाफ आ गया या घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उनके पास कोई हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं है। अब आता हूं आपके उस सवाल पे कि एक यंग नौकरी पेशा लड़के को नेटवर्थ कैसे बनाना चाहिए। अब मैं जो कहूंगा उस पर सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट कहेंगे कि ये गलत एडवाइस दे रहा है। मैं कहता हूं, सब कहते हैं पैसे बचाओ, सेव करो, मैं कहता हूं नहीं, खुद पे इन्वेस्ट करो। स्टेज नंबर 1, खुद पे इन्वेस्ट करो। जब मैं खुद पे इन्वेस्ट कह रहा हूं तो अगर आप आज 5 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं, यंग लड़के हैं, आप उसमें से 10% 15% खुद पे कैसे खर्च करें, आप अपनी फर्दर एजुकेशन पे खर्च करें, अपने स्किल को इन्हांस करें, सो दैट आपका ग्रोथ आपके पीयर ग्रुप से फास्टर हो। दूसरा जो मैं कहता हूं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, तो सब कहते हैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। पहली बात, आप खुद के ग्रोथ पे खर्च करें। दूसरी बात, आप इंटेलिजेंस पे भी खर्च करें। आप दुनिया में घूमें, क्योंकि आपको जितना ग्लोबल एक्सपोजर होगा, आपको जितना नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, वो आपके मेंटल होराइजन को बढ़ाता है, वो आपके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ाता है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ फाइनेंस के एंगल से है कि आप जितना आपको एक्सपोजर मिलेगा, 2 लड़के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बराबर के हैं, आज बराबर खड़े हैं, दोनों के आप कभी भी देखिएगा ग्रोथ में फर्क जो चीज लाती है वो है कि उसका एक्सपोजर कैसा था। तो पहला स्टेज है खुद पे आप ये करें। और जब मैं कह रहा हूं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, तो उसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, क्योंकि आज की तारीख में मैंने बहुतों को बर्बाद होते देखा है। एक कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई और लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। आज भी जो रफली मेरे पास लास्ट में कहीं पढ़ रहा था, इंडिया में 4% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, 4 से 5% के पास है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस अपना करा लें। तो ये स्टेज है कि आप स्टेज 1 इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, स्टेज 2 आप इमरजेंसी फंड बनाएं। अब इमरजेंसी फंड की जब बात आती है तो लोग फाइनेंशियल जितने एनालिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहते हैं वो पैसा जो आपको कभी इमरजेंसी में काम आएगा उसको पर रिस्क मत लो, उसको एफडी में डाल दो। एफडी से ज्यादा निगेटिव रिटर्न कहीं नहीं है। ट्रू। क्योंकि इन्फ्लेशन से भी कम है, प्लस वो टैक्सेबल इनकम है। तो मैं कहता हूं कि आप जो भी आपकी इमरजेंसी फंड है, क्योंकि इमरजेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आप उससे गोल्ड ले लें। क्योंकि गोल्ड ट्रेडिशनली 1947 से आज तक हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करता रहा है। तो स्टेज 2 में आप इमरजेंसी कॉर्पस जो बनाएं वो अपना ये कर लें।
स्टेज 3 पे जब आप आते गोल्ड हैं, में भी ये बताइए, ज्वेलरी नहीं लेनी है या लेनी है, क्या करना है? नहीं, गोल्ड में ज्वेलरी कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है। पहले तो सोवर्ण गोल्ड बॉन्ड आते थे, अब तो वो भी नहीं आ रहा है, तो आप गोल्ड में फिजिकल बिस्किट के तौर पे ले सकते हैं, जिसमें कि मेकिंग चार्जेस कम होते हैं। गोल्ड पीस जिसे गोल्ड पीस वगैरह आप ले सकते हैं। स्टेज 3 पे जब आप आते हैं, तब आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की तरफ देखें, क्योंकि वहां से आपका नेटवर्थ बनना शुरू होता है। तो जब आप अपना नेटवर्थ बनाना शुरू करते हैं, और नेटवर्थ इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब आप अगले स्टेज की बात करूंगा तब समझेंगे कि आप कुछ भी हाई वैल्यू परचेज कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं और नहीं हैं का, अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया कि 13 करोड़ का फर्क आ सकता है। तो आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप एंटर करें। स्टॉक में तभी कहता हूं जब आप टाइम दे सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहते हैं। अगर नहीं, अगर आप कहते हैं मेरी जॉब बहुत डिमांडिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं। ये 3 स्टेज के बाद जब आपके पास एक कॉर्पस बन जाता है, तब मैं कहता हूं अब आप प्रॉपर्टी मार्केट में आइए। जो मेरे ऊपर एक बिल्डर कम्युनिटी और सबका ठप्पा है कि मैं कहता हूं घर मत लो, मैं कभी भी असेट क्लास को नहीं खरीदने की बात नहीं कहता। मैं कहता हूं लग्जरी पे भी आप इन्वेस्ट करें। मैं खुद लग्जरी चीजों पे इन्वेस्ट करता हूं, बट उसका एक थंब रूल होता है। क्या मैं कोई भी लग्जरी आइटम है, गुची है, लुई विटॉन है, मैं कैश में ले सकता हूं? क्या मैं 2 पीस खरीद सकता हूं? अगर मैं 2 पीस खरीद सकता हूं, आप 1 पीस खरीद लीजिए। तो मैं मना नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि आप स्टेज 4 पे आकर जब आपका नेटवर्थ बन गया हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, और उसका एक और पहलू है कि तब तक आप 40-45 साल के रेंज में आ जाते हैं। जब आप 40-45 साल के रेंज में आ जाते हैं, तो प्रोफेशनली भी आपका विजन बहुत क्लियर होता है कि अब मुझे इस शहर में सेटल होना है, मेरे बच्चे इस शहर के इस स्कूल में जाएंगे। तो आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाता है। कम एज में घर लेने का नुकसान ये होता है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप सोच रहे हैं कि वहां पर किराए पे घर लेना पड़ेगा, मेरा ये घर का क्या होगा, तो आप मतलब बंध जाते हैं। तो आप स्टेज नंबर 4 पे आकर के जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फैमिली वाइज स्टेबल हैं, जब आपका विजन क्लियर है कि मुझे अब लाइफ में कहां रहना है, उस स्टेज में आकर आप अपना घर खरीदने का डिसीजन लें, और किसी भी हालत में ये इंश्योर कर लें कि आप जो पैसा बोरो कर रहे हैं वो लोन है, लायबिलिटी है या लिवरेज है। और उसके बाद एक 5th स्टेज आता है। 5th स्टेज बहुत कम लोग इंडिया में पहुंच पाते हैं, वो है स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट का, कि अब मैं पैसा स्पेकुलेट कर रहा हूं क्योंकि ये पैसा मैं गंवाना अफोर्ड कर सकता हूं, और अगर मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टी टाइम्स हो जाएगा। उसमें आप किसी स्टार्टअप कंपनी को शुरू कर सकते हैं, या स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, आप चाहें तो क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। ये सब स्पेकुलेटिव हैं, मल्टी टाइम्स रिटर्न भी दे सकता है, डूब भी सकता है। लेकिन घर जो खरीदना है वो स्टेज नंबर 4 है, फाइनेंशियल वर्थ के वाइज भी, लाइफ में आप किस एज ग्रुप में हैं उसमें भी। अनफॉर्चुनेटली बिल्डर्स क्या करते हैं कि एक आपको यंग कपल का आपको फोटो ब्रोशर में लगा देंगे, अभी शादी हुई है, 1 साल का बच्चा है, देखो इतने कम टाइम में घर खरीद लिया, और सोसाइटी ने भी उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, कितने कम उम्र में देखो घर खरीद लिया है। मैं अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज में जाता हूं, अक्सर मुझे एक चीज सुनने को मिलता है जो घर की बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं, देखो बेटा वो कितना अच्छा कर रहा है, उसने इतने कम उम्र में घर खरीद लिया। और मैं पूछ देता हूं कि ये एक वाइज डिसीजन है या बेवकूफी है? क्योंकि मैं मानता हूं कि कम उम्र में घर खरीदना, ओवर लेवरेज्ड होकर घर खरीदना, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप है। रवि, मेट्रो सिटीज़ में जिस तरह के किराए देने पड़ते हैं, ख़ासकर अगर आप अपने ऑफ़िस के नज़दीक रहना चाहते हैं, जैसे डाउनटाउन जिसे हम कहते हैं किसी भी जगह के लिए, तो गुड़गांव का जो डाउनटाउन है, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, या बैंगलोर का जो है, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रैफ़िक की हालात बहुत बुरे हैं, लोग वहीं आस-पास रहना चाहते हैं और उस वजह से रेंट बहुत हाई है वहाँ पर। ऐसे में जब कोई भी 2 बीएचके भी 35-40 से कम में बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो 25,000 की ईएमआई बंधवाना ज़्यादा आसान नहीं है? नहीं, ये आपको अगेन वो सोसाइटी ने कंडीशनड कर दिया है। पहली बात ये कि अगर आप जिस घर की आप बात कर रहे हैं, 40,000 रुपए का रेंट, उस घर की कीमत कितनी है? कम से कम 2 करोड़। हाँ, 2 करोड़ से ज़्यादा ही ठीक, है। मिनिमम, बेयर मिनिमम 2 करोड़। हुँ, तो आपका रेंटल रिटर्न कितना आ रहा है? 2.5% का। हुँ, अगर आप 2 करोड़ का घर लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपए भी बोरो कर रहे हैं,
और आप 1.25 लाख रुपए 1,40,000 रुपए का आप EMI दे रहे हैं, उससे कहीं बेहतर है कि आप 40,000 रुपया रेंट दें और बाकी जो EMI कंपोनेंट है उसको इन्वेस्ट करते जाएं। एंड ट्रस्ट मी, आप मुझसे किसी भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन में बिठा लीजिए, 10 साल के बाद आप बिना लोन के वही घर लेने की हालत में आ जाएंगे। ये कैलकुलेशन कोई नहीं करता है कि आप जो रेंट और EMI के बीच का जो गैप है ये इतना बड़ा है। इंडिया, एक चीज और बता दूं, वर्ल्ड में रेंट में और EMI का जो गैप है, बोरोइंग कॉस्ट और रेंट का जो गैप है, मैक्सिमम वर्ल्ड में इंडिया में है। कम से कम 500 बेसिस पॉइंट्स हैं। सेकंड नंबर पे चाइना आता है जहां 300 बेसिस पॉइंट है, जिसको कि चाइना ने इस बार और कम किया है। देखिए, आपको एक चीज हमेशा समझना पड़ेगा कि आप किस रेट पे बोरो कर रहे हैं और जो बोरो कर रहे हैं उसका रेंटल वैल्यू क्या है। इंडिया में रेंटल वैल्यू आज भी 2.5% 3% से ज्यादा नहीं है। ये एक ना कल्चरल कंडीशनिंग है। इनफैक्ट मैं एक इस पर बुक भी लिख रहा हूं कि हाउ रियल एस्टेट हैज बिकम ए कल्चरल कंडीशनिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कल्चरल कंडीशनिंग बना दी गई है कि आपको लॉस हो रहा है। मैं कहता हूं दुनिया का कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट, कोई बिल्डर, कोई बैंक मेरे सामने बैठ जाए, मैं एक्सेल सीट पे 10 साल का कैलकुलेशन निकाल कर दिखा दूंगा कि अगर थोड़ा सा भी आप फाइनेंशियली प्रूडेंट हैं तो आप रेंट पे अगर 10 साल रह लें तो बिना किसी लोन के आप वही घर खरीद लेंगे। मैं पुणे में किसी ऐसे शख्स से अभी मिला था, एक अपनी स्टोरी के लिए मैंने उनको केस स्टडी बनाया। उनकी नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए के आसपास है। वो 40,000 रुपए के किराए पे रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, वो कहते हैं ये घर खरीदने के लिए मैं क्यों बेकार में अपने 2.5 करोड़ रुपए लगा दूं। उस पैसे से मैं यहाँ 2.5% के रिटर्न पे रहता हूं और उस पैसे से मैं बेयर मिनिमम 14% कमा रहा हूं। ये पूरा का पूरा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इंडिया में यही मॉडल आगे इवॉल्व करेगा, क्योंकि अब घर खरीदना अफोर्डेबल रह ही नहीं गया है। तो कोई तो खरीदेगा, तभी तो रेंट पे जाके रहेंगे। अब हम आते हैं, कोई तो खरीदेगा, जो कौन खरीदेगा? हाँ, मुझे ये बताइए, एज एन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में ये बहुत अच्छा सवाल है कि कौन खरीदेगा। कोई तो बनाएगा घर, किसी तभी तो लेगा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से बताता हूं। मेरी एक गुफ्तगू हुई। मैं मुंबई जा रहा था, एयरपोर्ट पे एक साहब पूरी फैमिली के साथ थे। मैं फ्लाइट में काफी उस समय टाइम था, तो मैं कॉफी लेकर बैठ गया। आए, उन्होंने अपना परिचय दिया, बोले कि वो मुझे फॉलो करते हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे मेरे कॉलम पढ़ते भी हैं, यूट्यूब पे भी देखा है, एक टीवी चैनल पे मैं रेगुलर आता हूँ, वहाँ का भी रेफरेंस दिया। तो फिर उन्होंने पूछा, अच्छा एक बात पूछूं, आप रेंट पे रहते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे पास अपना घर है। तो सोचने लगे, बोले अच्छा पेरेंटल प्रॉपर्टी? तो मैंने कहा नहीं, मैंने अपना ले रखा है। फिर हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुझसे पूछते हैं, अच्छा एक पर्सनल सवाल पूछूं? मैंने कहा मैं समझ तो गया भाई क्या पूछेंगे। बोले कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस घर खरीद कर बहुत खराब रहा है जिस वजह से आप रियल एस्टेट के इतने खिलाफ बोलते हैं? मैंने कहा देखिए, पहला इन्वेस्टमेंट मेरा खराब था, वहां पे मेरा लीगल इश्यूज भी है, लेकिन उसके बाद वन बैड इन्वेस्टमेंट मेड मी वाइजर। अब मैं बाकी किसी इन्वेस्टमेंट पे मुझे नहीं है। कहते हैं आपने एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदा है? मैंने कहा हाँ। उसके बाद उनका बॉम्बार्डिंग शुरू हो गई। उन्होंने दबी जुबान से यहां तक पूछ लिया कि ये हिपोक्रेसी तो नहीं है कि आप खुद तो मल्टीपल खरीद रहे हैं, दूसरों को बना कर रहे हैं। तब मैंने उनको समझाया कि देखिए, रियल एस्टेट आपको खरीदना चाहिए। मैं रियल एस्टेट खरीदने के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं अपना नेटवर्थ इवैल्यूएट करने के बाद खरीदिए। जैसे यूट्यूब पे और कई दूसरे चैनल्स पे आपने कभी कुकरी का शो देखा होगा। वो बताएंगे नमक हल्दी इतना, मसाला इतना, लास्ट में बोलेंगे नमक स्वादानुसार। तो मैं कहता हूं रियल एस्टेट औकात अनुसार। जब आप अपनी, अब ये बहुत हार्श वर्ड है औकात, लेकिन जब आप अपनी औकात से बढ़कर खरीदते हैं तब आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में होते हैं। अब आप पूछते हैं रियल एस्टेट कौन खरीदेगा? मैं कहता हूं रियल एस्टेट हर वो आदमी खरीदेगा इस देश में जो एक फाइनेंशियल वर्थ बना लेगा, जिसके पास पैसा पार्क करने को है। और उसकी वजह बताता हूं। क्या मैं अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकता हूं? भले वहां मुझे 18% 20% कमा रहा हूं। रिस्क मिटिगेशन नाम की भी एक चीज होती है। तो मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करूंगा।
40% स्टॉक में, 40% रियल एस्टेट में, 20% गोल्ड में। वहां पे समझ में आता है आपको रियल एस्टेट खरीदना। और आप पूछेंगे एक जो ग्लोबल फॉर्मूला है स्टॉक मार्केट का कि आपको कितना पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए। ग्लोबल फॉर्मूला है कि अपनी एज से माइनस कर लीजिए। मतलब आप अगर 40 साल के हैं तो 60% आप डालिए स्टॉक में, अगर आपकी उम्र 50 साल है तो 50% ही डालिए, 60 साल है 40% डालिए। ये ग्लोबल फॉर्मूला है, इंडिया पे नहीं बैठता है, क्योंकि इंडिया में स्टॉक मार्केट आज भी, इतने हर्षद मेहता एपिसोड हो गए, सेबी आ गया, इंडिया का स्टॉक मार्केट आज भी मुझे लगता है उतना रेगुलेटेड नहीं है जितने की मैच्योर्ड ग्लोबल मार्केट में, जहां की ये फॉर्मूला दिया गया है। हमारे यहां सेबी की चेयरपर्सन पे इतने बड़े आरोप लगते हैं जिसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती है। अभी महाराष्ट्र में एक कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट दिया, अगले दिन हाईकोर्ट से स्टे मिल जाता है। सवाल यहां यही उठता है कि आप रियल एस्टेट कौन खरीदेगा? जिसके पास भी वर्थ होगा, जिसको भी पैसा पार्क करना है और जो इतना बेवकूफ नहीं है कि अपना सारा पैसा एक असेट क्लास में डाल देगा, वो रियल एस्टेट खरीदे। और जब वो रियल एस्टेट खरीदेगा, एक से ज्यादा रियल एस्टेट खरीदेगा, तो टेनेंट भी आएंगे। सारा गेम आपको यह समझने का है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है। क्या आप रियल एस्टेट बायर बनकर ज्यादा प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, या आप एक टेनेंट बनकर बहुत ज्यादा प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं? ये सवाल जो है, इसीलिए सब्जेक्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट को इसीलिए पर्सनल फाइनेंस कहा गया है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल होता है। आपको देखना है आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपका नेटवर्थ क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको उसके अनुसार प्लान करना पड़ता है। राइट। तो सबसे पहले आप अपने जैसे ही कमाना शुरू करें, सबसे पहले आप अपनी हेल्थ के लिए देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस करें, अपने एक्सपीरियंस बढ़ाएं, अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। हाँ, सेल्फ इन्वेस्ट करें जिससे कि आपके स्किल सेट आगे बढ़े, आप ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाएं। और फिर उसके बाद, लेकिन आपने एक बच्चे का जिक्र किया था, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बच्चा पैदा करना भी अपने आप है, क्योंकि आप उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ आप ही ने देना है। जो आप टैक्स दे रहे हैं उससे आपको वो सब पलट के मिल नहीं रहा है, बल्कि टैक्स पेयर को ऐसे ऐसे गड्ढों वाली सड़कें मिल रही हैं कि उसी में एक्सीडेंट हो रहे हैं, और वो जब एक्सीडेंट का जो खर्चा है वो आपको खुद ही बेयर करना होता है। तो ऐसे में जो बहुत सारे युवा इस समय बच्चा ना पैदा करने की तरफ चले गए, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि इंडिया छोड़ो, और हर तरह, हर हालत में, वो मैं डंकी की बात नहीं कर रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा अर्जियाँ देने वाला देश है भारत देश छोड़ने में, उसमें भारतीय नंबर 1 है सारी दुनिया में। तो भारत में कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है जो उनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं कि एक तो ये कि लायबिलिटी कैसे आप लें, मकान अगर लायबिलिटी है तो बच्चा पैदा करना भी लायबिलिटी है, और भारत छोड़ने की बात हो रही है। इन सब के बीच में आपको फाइनेंशियल मौसम कैसा दिख रहा है देश का? देखिए, भारत की को छोड़ने वाला सेगमेंट की मैं बात करूं, रफली मैं देख रहा हूं, जो मेरी अपनी स्टडी कह रही है, क्योंकि जो भी डाटा आता है और जो केस स्टडीज मेरे पास आते हैं, एनीबडी एबव $1 मिलियन, मतलब 9 करोड़ से ऊपर जो पहुंच रहा है, वो या तो छोड़ रहा है या छोड़ना इवेल्युएट कर रहा है कि मैं छोड़ूं तो छोड़ूं, अब कैसे, कहां जाऊं। दुबई में लोग जा रहे हैं, मलेशिया में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिटर्न ऑन टैक्स नहीं है। टर्की भी जा रहे हैं लोग। मतलब साइप्रस, हाँ, मैं ये सोच रही थी, अजरबैजान, टर्की, इन जगहों पर भारत के लोग जा रहे हैं। ये सब मुस्लिम कंट्रीज हैं। मलेशिया का आपने जिक्र किया, दुबई, सऊदी अरब, नहीं, मैं इन सब कंट्रीज को पहले बात मुस्लिम कंट्री नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये क्लासिफिकेशन गलत है। मेरा भी परसेप्शन ये अपने नाम में इस्लामिक लगाते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक। मैं दुबई जाने के पहले, मेरे पिताजी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब मैं पहली बार दुबई जा रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा था ये कि, क्योंकि उनको वो पुराने दिन याद थे जब शारजा में क्रिकेट मैच में इंडिया की हुटिंग होती थी, तो उन्होंने बोला था सेफ है। तो ये मेरा दुबई का एक्सपीरियंस कहता है कि कोई तो बात है कि दुबई में 190+ कंट्री के नेशनल रहते हैं, 100+ कंट्री के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें इंडियन सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। क्योंकि वहां पे एक और चीज मैं कहता हूं सबको, और लोग हंस देते हैं इस बात पर, मैं कहता हूं इंडिया को टैक्स हेवी होने की जरूरत नहीं है। टैक्स लाइट करो, फाइन हेवी करो। ये जो हम पब्लिक प्लेस में बिहेव नहीं करते हैं ना, वो एक
टैक्सेबल ये होना एक चाहिए। महिला के होने के नाते मैं एक लिबरल डेमोक्रेसी की आदी हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी मुस्लिम कंट्री में या इस्लामिक, जो अपने नाम में ही इस्लामिक लगाता है, ऐसे कंट्री में जा कर के मेरी आज़ादियाँ कर्टेल होंगी। लेकिन वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस, और ख़ुद मैं गई भी हूँ इन सब जगहों पर, जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि वो ज़्यादा सिक्योर हैं। तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसकी वजह से उनका मूवमेंट ज़्यादा है, वो रात में निकलते हैं। उनके यहाँ किसी ये नहीं सोचना पड़ता है कि क्या ये पहन के निकलना ठीक रहेगा, ये ज्वेलरी, ये जेम्स या डायमंड्स कोई पहनना चाहे तो पहन सकता है। तो भारत में तो अगर आप डायमंड कमा भी अपने इतनी कमाई कर भी ली है, तो आपको ये पता है कि कहीं पर भी आपके साथ कोई घटना घट सकती है, आप अनसेफ भी हैं। तो ये जो एक कंट्राडिक्शन है लाइफ का, वो है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, और मैं 2 एग्जाम्पल से बताऊंगा कि कैसे आप टैक्स लाइट और ये फाइन हेवी होकर, दुबई में अगर आपने किसी पब्लिक प्लेस में किसी पे रेशियल कमेंट कर दिया, 10,000 दिरहम का फाइन इमीडिएटली हो जाएगा। एक बार हम लोग ऐसे ही कैजुअल, हम मीडिया के कुछ दोस्त बैठे थे, तो वहाँ पे बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट ने ऐसे ही किसी एक साउथ अफ्रीकन इतना मोटा चेन गोल्ड का, तो हंसकर कहा कि इसको तो बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो मैंने कहा क्यों? बोली नहीं, पूरा बैंक बैलेंस तो इसके गले में है। कम से कम 10 लोग ऐसे मुड़ के हम लोगों को गुस्से में देखे, एंड वी रियलाइज्ड कि अगर हम यहाँ बैठे रह गए तो कोई कंप्लेंट चला गया तो हमारे लिए उस समय दिरहम था, एईडी था 20 रुपए का, तो 10,000 का मतलब 2 लाख रुपए का फाइन हमारे ऊपर आएगा। हम वहां से उठकर चले गए। हम बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वहां में पता है कि यहाँ पे लॉज इस तरह के हैं। चाइना में आप अगर पब्लिक प्लेस में हैं, आपने किसी से कुछ पूछ लिया कि मुझे यहाँ जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, और आपको उसकी इंग्लिश नहीं समझ में आई, क्योंकि चाइनीज़ की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती है, वो आपको वहाँ तक ले जाकर छोड़ेगा। और मेरी एक आर्किटेक्ट दोस्त है, मैंने उससे फिर उसका इंटरव्यू करते हुए मैंने बोला कि ही वॉज सच ए नाइस जेंटलमैन, एंड ही लाफ्ड, ही सेड ही वॉज नॉट हेल्पिंग यू, ही वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ। तो मैंने कहा ऐसा कैसे? तो पता चला कि वहाँ पे कैमरे लगे हैं, सोशल बिहेवियर पॉइंट मॉनिटर हो रहा है। अब आप पूछेंगे सोशल बिहेवियर पॉइंट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? जैसे हमारे यहाँ फाइनेंशियल रेटिंग होती है, सिविल स्कोर, वहां पे सोशल बिहेवियर स्कोर है। और अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम आपका स्कोर है, आपको ए ग्रेड एरियाज में घर नहीं मिलेगा, ए ग्रेड कंपनीज में नौकरी नहीं मिलेगी। वाओ, ये तो तो आपको जबरदस्त। सिर्फ मोडालिटी डेवलप करना है। अगर आप मोडालिटी डेवलप कर सकते हैं तो इंडिया में वो सारी चीजें हो सकती है जो ग्लोबली हो रहा है। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ इस बात पे है कि जनता गंवार रहे ताकि भेड़ बकरी की तरह हमें वोट देती रहे, तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मैंने जो 2 एग्जाम्पल बताया, एक्सपीरियंस अपना बताया चाइना और दुबई का, ये डेमोक्रेसीज नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि वहां पे रहते हुए आपको ये कभी फील नहीं होगा कि आप डेमोक्रेसी में नहीं है। मैं एक लड़के को जानता हूं, वो बिहार का है, शेंजन में ही रहता है, एक चाइना की लड़की से उसकी शादी हुई है और यूट्यूब पे काफी पॉपुलर है। वो अपनी चाइनीज वाइफ को हिंदी सिखा रहा है और वो चाइनीज भाभी के नाम से उसके वीडियो बनाता है, बहुत पॉपुलर है। मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं पे भी ये एहसास कराया गया है कि वो इंडिया से आया है, इंडिया एनिमी कंट्री है, वो चाइना का नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो माइंडसेट है, और मैं इस पर मैं जिंगोइज्म बहुत है। नहीं, जिंगोइज्म यही नहीं है। देखिए, मैं फाइनेंस से अलग हटकर मैं सोशल बिहेवियर पर बात करता हूं। मैं अपने कई ऐसे जानने वालों से जो बहुत हिंदू मुस्लिम की स्टीरियोटाइप में सोचते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं। कई बार बोलते हैं कि उन लोगों में, तो मैं कहता हूं ये वी वर्सेस देम जो है वो कहां पर रुकेगा? चलो सारे मुस्लिम्स को भगा देते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देते हैं, क्या उसके बाद तुम लोग वी वर्सेस देम बोलना छोड़ दोगे? क्या तुम ओबीसी को, दलित को बराबर का मानने लगोगे? तुम्हें लड़ना है। ओशो ने एक बार कहा था ना कि 2 लोग साथ जा रहे हैं, एक के दोनों टकराए, एक के कप से कॉफी गिरा, दूसरे के कप से कुछ नहीं गिरा, क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, इसके अंदर कॉफी था। आपके अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। आप जो ये स्टीरियोटाइप बना रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद आप दलितों को बराबरी का हक दे देंगे? अभी भी पुलिस प्रोटेक्शन में दूल्हा घोड़ी चढ़ पा रहा है दलित। आज भी आप किसी की बात करेंगे तो मतलब उस एंगल से बात करेंगे कि देखो भंगी की तरह बात कर रहा है, और उसका जो एक निगेटिव इम्पैक्ट आया है कि मैं दलित लोगों के बीच में रहता हूं, उनके अंदर भी अपर कास्ट को लेकर के वही घृणा, वही नफरत आ गई है। बिल्कुल।
तो आप एक बात बताइए कि आप सवाल यहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है। मैं तो मानता हूं, मैं तो ओपनली कहता हूं और ऐसे लोगों के साथ बीच में कहता हूं जो ये सब बात करते हैं कि चलो ठीक है, सब मुस्लिम को हटा दो, उसके बाद क्या हम एक हैं? एक मल्होत्रा साहब दुबई में रहते थे और वहां से हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। हाँ, मैं नहीं, वो कुवैत का एग्जाम्पल बेस्ट है। इंडियन डॉक्टर कुवैत में काम कर रहा है, वहां से बैठ करके वो इतनी नफरत फैला रहा है, वहां की ट्रैकिंग हो गई, उसको डिपोर्ट कर दिया। तो आप एक बात बताइए, आप कोविड हुआ, कोविड में आपने तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताया, जो कि बाद में प्रूफ हो गया कि आपने झूठ बोला था। और इसमें मैं सिर्फ बीजेपी पार्टी की नहीं, तरफ नहीं कहता, केजरीवाल सबसे बड़ा गुनहगार, जिसने। दूसरी बात, उसी समय, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस पर बात इंडिया में नहीं हुई है, कुवैत ने इंडियन के साथ क्या किया था, हाँ, किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट करवाई थी। यस, वो भी कह सकते थे कि हमारे यहाँ इंडियन की वजह से कोविड फैल रहा है। तो हम ज्यादा सिविलाइज्ड हैं या वो ज्यादा सिविलाइज्ड हैं? तो ये अभी तो देखिए दुबई जैसी जगहें अमेरिका से बहुत बेहतर हो गई हैं। आप अमेरिका जाइए, वहाँ बदहाली दिखती है बहुत बुरा। कैलिफोर्निया जैसी जगह में जो बहुत उनके प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं, वहाँ जाइए, लेकिन आप दुबई में ऐसा कोई एरिया, सऊदी अरब में ऐसा कोई एरिया नहीं और मिलता। दूसरी बात, आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि जो आप समझते हैं कि दुबई में वो या सऊदी में मुस्लिम कट्टरता है, नहीं है। है, बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत घूमा हूँ वहाँ पे, जी। मिडिल ईस्ट में मैं बहुत घूमा हूँ, मलेशिया में भी अब हाँ। देखिए, टर्की, मलेशिया, इन सब जगहों पर। क्योंकि उन चलिए, कंट्रीज ने ये रियलाइज कर लिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको लिबरल होना ही पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको लिबरल होना पड़ेगा। हम लोग पहली बार जब दुबई एयरपोर्ट पे उतरे थे तो हम लोग भी बहुत कॉन्शियस थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम इंडिया से ज्यादा फ्रीली यहाँ घूम सकते हैं। रात के 2 बजे भी नींद नहीं आ रही है, हम होटल से बाहर निकलकर, और अक्रॉस द नेशनल्स लोग घूम रहे हैं, महिलाएं घूम रही हैं। यस, यस, उतना तो इंडिया में संभव नहीं है। यस। तो ये, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो 3-4 चीजें आपको करनी होती हैं। सोसाइटी को लिबरल बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियली एजुकेटेड करना पड़ेगा। और आप फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक फाइनेंशियली एजुकेटेड हो गई तो हमारे यहाँ जितने डाटा दिए जा रहे हैं, ये ग्रोथ हो गया, ये इकोनॉमी हो गई, ये ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, वो सब के सब लोग आपसे सवाल करने लगेंगे। ठीक है, ये एक बात तो है, लेकिन एक आर्गुमेंट और आया है इस समय, वो है रिलीजन बेस्ड इकोनॉमी का, और दूसरा है इलेक्शन अपने आप में इकोनॉमी मूवर है। इलेक्शंस में इतना बड़ा धन इन्वॉल्व होता है, तो वो ये दोनों चीज़ें अब लगातार जिस तरह से चल रही हैं, आप देखें साल भर कोई ना कोई धार्मिक आयोजन होता है जो बहुत बड़ा होता है, और उसके साथ साथ इलेक्शंस होते रहते हैं। आपको लगता है कि ये सच में कोई रियल आर्गुमेंट है, या ये एक तरह का पैरासाइटिक एग्जिस्टेंस है इकोनॉमी का? देखिए, 2-3 चीजें हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया में एक समय टेम्पल इकोनॉमी होता था। सच है, होता था, लेकिन ये वो दौर था जब बार्टर सिस्टम में काम होता था कि मैंने ये चावल उगाया है, आपने गेहूं उगाया है, हम अपना अपना बांट लेते हैं, दोनों के पास दोनों आ गए। उस दौर में टेम्पल इकोनॉमी समझ में आता था। आज की दौर में टेम्पल इकोनॉमी, या आपका बेस्ट एग्जांपल इसका ये है कि अयोध्या के आसपास जितने इन्वेस्टमेंट हुए थे सब स्टकअप पड़ गए हैं, क्योंकि जो एक बूम आया, सबको लगा कि यहां इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अब नहीं हो रहा है। क्यों? आप सिर्फ धर्म के सहारे या सिर्फ मंदिर के सहारे आप इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और मैं एक स्टेज आगे जाकर बात करता हूं। कुछ दिन पहले एक गुड़गांव में मामला उठा था कि सड़क घेर कर नमाज पढ़ने से रोका जाए, और मेरे कुछ दोस्त जो बहुत कट्टर हैं वो इस पर बहुत बोल रहे थे, और मतलब शायद उन लोगों ने मुझे चिढ़ाने के लिए मुझसे पूछा था कि आप इस पर क्या कहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नमाज बंद कराइए सड़क पे, लेकिन फिर स्टेट की तरफ से सड़क पे कांवर लेकर जाते हुए गुंडागर्दी होती है, उसको भी बंद कराइए। स्टेट का पब्लिक प्लेस में रिलीजन का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। आप जो सड़क पे कांवर लेकर जा रहे हैं उस पे पुलिस वाले फूल बरसा रहे हैं, उसको भी रोकिए। सरकार कोई भी धार्मिक ये नहीं करे। कुंभ मेला सरकार क्यों करेगी?
मंदिर प्रशासन अपना करे, सरकार क्यों करेगी ये? तो आप अगर आप चाहते हैं कि हम सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी बने, देखिए दुबई क्यों मुझे अच्छा लगता है, दुबई में रूल्स स्ट्रिक्ट हैं लेकिन सबके लिए बराबर है। अगर दुबई में यह है कि एक मुस्लिम जो 4,000 दिरहम से कम कमाता है उसको शराब नहीं मिलेगी, शराब लेने के लिए दिखाना पड़ेगा उससे ज्यादा कमाता है, तो वो सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं है, जो हिंदू काम कर रहे हैं उन पे भी है, सब पे बराबर है। ठीक है, समझ में आता है कि सबके लिए रूल एक बराबर है। और रोटी का रेट वो लोग नहीं बढ़ने देते हैं कि हाँ, बेसिक जरूरत की चीज है उसको तो हाँ, वो गरीब के लिए भी अवेलेबल आप हो। बेसिक चीजों पे हमारे हैं, और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने दिया कि आप बच्चों के एजुकेशन को लग्जरी मान रहे हैं। 18% का जीएसटी बच्चों के स्टेशनरी आइटम पे। तो इकॉनमी जो है गलत डायरेक्शन में है, और जब इकॉनमी गलत डायरेक्शन में है तो उसको उस पे सवाल नहीं उठे, इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक फाइनेंशियली इलिटरेट रहे, और जब पब्लिक फाइनेंशियली इलिटरेट रहेगी तो इंडिया का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी गलत डायरेक्शन में रहेगा। तो ये एक पूरा वीसीएस साइकिल है। मैंने सोचा था कि ये 12 लाख का जो एग्जाम्शन है उसके ऊपर से बात करें शायद कुछ इससे कुछ अलग निकले, कुछ बॉयंसी आए मार्केट के अंदर, परचेजिंग पावर आए, और इसी के साथ साथ बाकी की जो चीज़ें दिख रही हैं, हालांकि स्टॉक मार्केट तो बहुत डिप्रेस कर रहा है सबको। देखिए इंडियन इकोनॉमी को अगर आपको सुधारना है, आपको 12 लाख वाले एग्जाम्शन भूल जाइए, आपको 2-3-4 काम करना पड़ेगा। पहली बात है कि आपको जीएसटी कम करना पड़ेगा, जीएसटी आपको हर हाल में कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्योंकि देखिए जीएसटी कम करें साथ में इन्फ्लेशन कम करें, तब मार्केट में कंजम्पशन आएगा। तीसरे लेवल पर आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए आप एक बात समझिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, या तो डिमांड ड्रिवन होता है या सप्लाई ड्रिवन होता है। आप मुझे बताइए, इकोनॉमिक्स ने ये जो दो पढ़ाया है, क्या इस समय डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? दोनों ही ज्यादा नहीं है। फिर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप फिस्कल डेफिसिट कम दिखाने के लिए करेंसी पे करेंसी छापते जा रहे हैं। ये पूरा इन्फ्लेशन उस बात का है, और जब तक इन्फ्लेशन रहेगा तब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा? दूसरा, आप जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। देखिए एक बात आप समझिए, बजट के बाद टीवी चैनल्स पे बैठ के इंडस्ट्रियलिस्ट का सरकार को अप्रिसिएट करना समझ में आता है, उनकी मजबूरी भी है, लेकिन वही इंडस्ट्रियलिस्ट जो टीवी पर बैठकर बोलते हैं बजट का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, इससे बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, वो खुद इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? इंडिया का कौन सा ऐसा बड़ा कॉर्पोरेट है जिसने पिछले 5 साल में इन्वेस्टमेंट किया है? नारायण मूर्ति कहते हैं 70 घंटे काम करो। क्या नारायण मूर्ति के अपनी कंपनी में वेज ग्रोथ हुआ है? क्या नौकरियां बढ़ी हैं? क्या नए इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं? अभी देखा आपने कितने बड़ी तादाद में उन्होंने अपने वर्कर्स को बिना किसी नोटिस के 24 घंटे का नोटिस नहीं दिया है। और उसके बाद आप आकर कहते हैं कि आप 70 घंटे, हम 70 घंटे काम करें ताकि आप अमीर बनो। बिल्कुल, वो अंडर स्टाफ रह के काम करा। और यही वजह है, एक और चीज है जो इंडिया में बहुत, हम स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं, हम किस बात को ग्लोरीफाई करते हैं? आईटी इंडस्ट्री। पहली बात तो यह है कि आईटी इंडस्ट्री अगर 5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सिर्फ 50 लाख जॉब क्रिएट कर रहा है। टेक्सटाइल अगर 2% भी कर रहा है ना तो 2.5 करोड़ जॉब क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात, अगर आईटी को ही हम मान लें कि चलिए हम आईटी में बहुत अच्छे हैं, अगर हम आईटी में बहुत अच्छे हैं तो यूएस ने तो कई प्रोडक्ट अपने बनाए हैं, चाइना ने अपना बनाया है, आपने क्या बनाया है? आप बेसिकली फॉरेन आईटी कंपनीज के सर्विस प्रोवाइडर बनकर रहे हैं, क्योंकि आप कमाएंगे तो करोड़ों में, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करेंगे आर&डी पे। आप वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचा कर रखेंगे। इंडिया के पास कोई मुझे बता दे जो आईटी इंडस्ट्री को ग्लोरीफाई करता हो, आईटी ने एक प्रोडक्ट अच्छा बनाया हो। आप कहेंगे नहीं, गूगल का सीईओ तो इंडियन है। भाई गूगल का सीईओ इंडियन इसलिए है, उसकी भी वजह है। पहली बात, इंडियंस को मैनेजमेंट के आगे जी हुजूरी करने की आदत होती है। दूसरा, इंडियंस के खून में है कि वो वर्कर्स को निचोड़ कर काम कराएगा। अगर इतना ही टैलेंटेड आईटी का टैलेंट पूल इंडिया में है तो आईटी का कोई बड़ा इनोवेशन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ऐसा कुछ भी इंडिया ने क्यों नहीं बनाया? ये सारे
चाइनीज को हायर नहीं करेंगे, कोई अमेरिकन कंपनी चाइनीज को नहीं हायर करेगी, क्योंकि चाइनीज मैनेजमेंट ने अगर कह दिया कि नहीं 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम कराओ, ऐसे करो, चाइनीज रिवॉल्ट कर देगा। वो सवाल पूछेगा, आप सवाल नहीं पूछते हैं। इंडियंस आर वेरी गुड इन मैनेजिंग, माइक्रो मैनेजमेंट, मतलब एक जो लाला सोच होती है ना कि मैं डंडे लेके बैठा हूं, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। और समझ गई मैं। तो ये सारे लोग जो रैंकर्स हैं उसी कंपनी में बने रहे और मालिक के वफादार रहे, इसलिए आगे बढ़ एग्जैक्टली गए। इसीलिए है। और अब हम उनको सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन इंडिया का अपना ग्रोथ कहाँ है? इसी सवाल के साथ हम लोग आज की बातचीत को ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, इस बारे में और बात करेंगे। इंडिया का अपना ग्रोथ कहाँ है, इंडिया का अपना इन्वेस्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में कहाँ क्या काम कर रहा है, इस पर आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं। और देश छोड़ के जाने का जो मामला है ये गड़बड़ है, देश को बनाइए, यहीं इसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। रवि, बहुत शुक्रिया, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिली, खुद मैं बहुत एजुकेट हुई हूँ। थैंक यू शिवाजी, थैंक्स।